हेलो आईएससी के चैंपियंस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। सर, सीबीएसई का सैंपल पेपर आपने प्रॉपर्ली डिस्कस कर दिया है, आईएससी का सैंपल पेपर कब डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, तुम्हारा सब्र का जो बांध था उसको मैंने तोड़ दिया है। अब आ गया मैं सीधे आपके सामने लेके आईएससी 25-26 का जो सैंपल पेपर है उसके डिस्कशन के लिए। तो प्यारे बच्चों, पेपर बहुत बढ़िया आया है, मस्त आया है। और आईएससी का पेपर हमेशा याद रखेगा, 3 घंटे का पेपर हमेशा कोशिश करना है आपको 2 and 30 मतलब 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। बिकॉज लास्ट के जो हाफ एन आवर हैं वो कैलकुलेशन एरर के लिए होने चाहिए, लॉग वॉक के लिए होने चाहिए। वैसे भी आपके लिए कैलकुलेटर अलाउड है तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर, एक भी समय आपका, एक भी सेकंड बिना वेस्ट किए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की धमाकेदार पेपर डिस्कशन की। और पेपर डिस्कशन में मैं सिर्फ आंसर नहीं बताने वाला, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, तो आपको आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। ठीक है, चले, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12 आईएससी 25-26 स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो दिया है आईएससी बोर्ड ने, उसके बारे में। आपको ऑलरेडी पता है 3 घंटे का पेपर है, ए बी सी डी एंड ई इन 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। ये सब आपको आइडिया है क्योंकि आप बहुत बार इसके पहले भी पेपर देते हुए आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं आ जा रहा हूं सीधे मेन कहानी में। स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ? विद सेक्शन ए। चलिए आ गए सेक्शन ए, जो कि 14 मार्क्स का है दोस्त। स्टार्ट होता है हर बार फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। तो कहता है आपके पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसी में से आपको चुन के यहाँ कुछ भरना है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है? कह रहा था एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ प्योर सॉल्वेंट। आपने सीखा हुआ है सोल्यूशन चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है? टू अ प्योर सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर क्या हो जाता है सर? डिक्रीज हो जाता है इट्स वेपर प्रेशर। एंड आगे लिखा है क्या होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट के साथ। तो आपने कहा कि सर वो तो क्या हो जाती है? इंक्रीजेज। ये तो बड़ा सिंपल था सर, क्योंकि हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में जैसे ही हम ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये तीनों ही आपके दिमाग में होगा क्योंकि 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी: lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point और osmotic pressure। तो ये तो बढ़िया सवाल था सर, वहीं से निपट गया। अगला कह रहा है when the concentration of the reactant, ध्यान से देखना, लिखा है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1। कह रहा अगर कॉन्सेंट्रेशन को मैं डबल कर दूं तो यार 2 का पावर 1 मतलब 2। तो कहता है देन रेट भी क्या हो जाएगा सर? रेट भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। बट फॉर किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट रिमेन्स द सेम? तो सर ये तो सिंपल है ना, जो डिपेंड ही ना करे, मतलब पावर 0 हो, मतलब 0 ऑर्डर के लिए। ये तो बड़ा ही आसान था, आपको ऊपर ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही लगेगा कि चलो हो गया। लेकिन फिर भी आप इतना ज्यादा बुद्धिमानी के चक्कर में गड़बड़ ना करिएगा, देख लीजिएगा इनमें से क्या फिल करना है। जैसे मैं मान लो यहाँ लिख दूं डबल और ऑप्शन में लिखा है 2, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि जो ऊपर दिया है हमें उसी हिसाब से नीचे चीजों को लिखना है ना? डबल नहीं, यहाँ 2 दिया है, पता चले बात तो सही है लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर ऑप्शन में ही नहीं था। ठीक है, तो इतना दिमाग लगा के आपको चलना है। आगे कह रहा है कि फिनॉल वाले भैया जब ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेंगे? तो भाई साहब ये तो बड़ा फेवरेबल रिएक्शन है फिनॉल में, आपने पढ़ा है, फिनॉल का ये टेस्ट भी है। ये भैया जी क्या बना लेते हैं? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? तो सर जब भी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव पे रिएक्शन होती है तो दे आर मोस्टली एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ज्यादा सोचना ही नहीं है, एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है आपको, किसका एग्जाम्पल है? देखो लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। बस आपका काम खत्म हो गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगला कह रहा है मिथाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ किसके साथ गिव्स मिथाइल साइनाइड। देखो ना, क्लोराइड हो गया, साइनाइड। सर हमें याद है KCN के साथ बनता है साइनाइड और AgCN के साथ बनता है आइसोसाइनाइड। तो सर अगर पहले बना है साइनाइड तो इसका मतलब रिएक्शन हुआ होगा KCN के साथ, और सेकेंड टाइम देखिए लिखा है, नीचे लिखा आइसोसाइनाइड, इसका मतलब रिएक्शन हुआ होगा दोस्त AgCN के साथ। तो आपको पहला सवाल आपको लग भी रहा होगा कि अरे सर ये तो बहुत ही आसान था, है ना? क्योंकि एकदम डायरेक्ट सवाल था, ज्यादा आपको तकलीफ नहीं हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द चॉइस गिवन बिलो। कह रहा सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स। तो बड़ा सिंपल है भाई साहब, ये जो लिगेंड है इसकी डेंसिटी होती है 2 EN, इथाइलिन डाइएमीन या इथेन 1,2 डाइएमाइन। तो एक भैया जी की डेंसिटी है 2, तो 2 वाले भैया जी हो गए 2 2 4,
और एक क्लोरीन की डेंसिटी 1 है तो 2 लोग के मिलके हो गया, फिर 2 4 + 2 कितना हुआ सर? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। सर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही यही होता है कि सम ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ऑल लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड्स हैं उन सब की डेंसिटी को भाई साहब सम कर दीजिए। तो वो कितना होके आया? 6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो जिसका निकालना है उसको हमने x माना। इथाइलिन डाइएमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 × 2 मतलब 0। यहाँ आपका 2 Cl है, एक Cl पे -1 तो 2 पे क्या हुआ? -2 इक्वल टू 0। तो ये 2 उधर जाके क्या हो गया? +2। तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ऑक्सीडेशन नंबर है 2। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का सम बताना है तो वो कितना आ गया? 8। कितना आ गया प्यारे बच्चे? 8। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स। दोस्त देखो, स्पेक्ट्रोकेमिकल आपको याद हो तो बहुत सारा फायदा है उसका, लेकिन आप सबने क्लासेस की हैं तो आपको याद है कि सर ने ट्रिक भी बताया था, क्या? XONC। सबसे वीक है हैलोजन वाले, एक्स बोले तो हैलोजन, देन ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड्स। कंटेनिंग मतलब बॉन्ड बना हो, भाई लिगेंड बॉन्ड बनाएगा ना सेंट्रल मेटल एटम के साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो बॉन्ड वाला एटम मैं काउंट कर रहा हूं, O फिर है N फिर है C। तो जहां जहां आपको ऐसा ऑर्डर दिख रहा है वो सही होने के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने देखा ऑप्शन में एक से ज्यादा करेक्ट के भी चांसेस हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं। सर हैलोजन है X फिर N फिर C, सर ये तो मैच कर रहा है। फिर C पहले ही आ गया, बाद में N आ रहा है तो ये गलत है। यहाँ क्या है? NH3, N पहले आ गया, I सबसे लास्ट में आ गया हैलोजन, तो ये भी गलत है। यहाँ फ्लोरीन सबसे पहले X फिर N फिर C। सर P और S जहां पे सही है वही वाला आंसर करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। सर ये तो बड़ा अच्छा है, ट्रिक से काम हो गया फटाक से। कह रहा क्लोरोबेंजीन वाले भैया जी हैं, उनको फेंक के मारा गया है अमोनिया, और Cu2O के प्रेजेंस में एक्सट्रीम कंडीशन भी लगा दिया गया है, हाई प्रेशर। आपको याद आ गया होगा सर, आपने कितना प्यार से हमें समझाया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वैसे तो हेलोवेरिन्स फेवरेबल नहीं है, लेकिन 3 लोगों के साथ एक्सट्रीम कंडीशन में हेलोवेरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। पहला NaOH के साथ डाउस प्रोसेस बनता है फिनॉल, दूसरा अमोनिया के साथ या NaNH2 के साथ तो बनता है एनिलीन, और तीसरा CuCN के साथ तो बनता है बेंजीन नाइट्राइल। तो फिलहाल सर आपने देखो ना, अमोनिया, क्यूप्रस ऑक्साइड, हाई प्रेशर, तो क्या बन जाएगा सर? एनिलीन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? एनिलीन। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं किसी कॉन्सेप्ट पे आऊं तो उससे रिलेटेड थोड़ी बातें करूं, तो आपको इनके साथ साथ कुछ और भी सवाल धीरे धीरे दिमाग में आते रहें। मैं नहीं चाहता कि ये थोड़ा बोरिंग हो जाए आपके लिए, मैं चाहता हूँ थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहे, एडिशनल चीज़ें भी आपको इसके साथ पता चलें, जिससे मैं ना भी कहूँ कि प्यारे बच्चे ये प्लीज़ सभी दोस्तों में शेयर कर देना, तब भी तुम्हारा अंदर से आवाज़ आए कि नहीं यार क्या भाई ने बताया है, शेयर तो बनता है। तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको लगता है केमिस्ट्री से डर, आपको लगता है सर ये चीज़ें आप जो इतना फ्लुएंटली बोल रहे हैं अपने दिमाग में तो रुकती नहीं, तो दोस्त ये चैनल इसीलिए बना है कि आपकी सारी पढ़ाई को आसान बनाया जा सके। स्पेशली केमिस्ट्री में आपके लिए हलवा बना दूंगा। प्लीज़ आइए लाइव क्लासेस में, आप देखिए, या जो भी चैप्टर में दिक्कत है, जो भी सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, आप प्लीज़ एक बार वॉच करिए, मज़ा ही आ जाएगा। मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही आपको लगेगा कि यार केमिस्ट्री इतनी आसान भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहानी पे आते हैं। कह रहा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड। यार सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि सुक्रोज जब वाटर में डिजोल्व होता है तो बनाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जो पहले डी फॉर्म था सुक्रोज, डेक्स्ट्रो, वो बाद में उसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होकर एल फॉर्म में हो जाता है, डी कन्वर्ट हो जाता है एल में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर या सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्जन। आपको लग रहा है सर मेरे को ये बात याद नहीं होगी, तब क्या करेंगे? तो खुद भी सोच लो, ईस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ईस्टर प्लस वाटर का बनना जब एसिड और अल्कोहल मिले, तो ये तो वैसे भी नहीं हो रहा। दूसरा सुपेनिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ द सोप, सोडियम ईस्टर का बनना, वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो वो भी नहीं है। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी में हाइड्रेट करना, डिजोल्व करना, लेकिन कह रहा सुक्रोज का हाइड्रेशन है, इसलिए थोड़ा स्पेसिफिक टर्म यूज हुआ है, दैट इज द इन्वर्जन। और हाइड्रेशन मतलब H2O ऐड होगा दोस्त, यहाँ एक्चुअली हाइड्रोलिसिस हुआ है एक तरीके से, वाटर में भाई साहब ब्रेकडाउन हुए, नॉट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन हो गया H2O का, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एडिशन हुआ है, ब्रेकडाउन हो गया बल्कि सुक्रोज उस H2O की वजह से। ठीक है, तो आप वैसे भी दिमाग लगा सकते थे, बस बेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिए, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। ये नहीं देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, भाई साहब नहीं देते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब इनमें सिल्वर मिरर टेस्ट आपको याद होगा कौन देता है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं दे रहे हैं, है ना, इसका मतलब ये एल्डिहाइड तो नहीं है, चाहे एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक, विद टॉलिन रिएजेंट, है ना, बट गिव्स एन ऑक्साइम। तो क्लियर हो गया दोस्त। देखो ये सिल्वर मिरर नहीं दे रहे हैं, मतलब ये एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड तो नहीं है, लेकिन चूंकि कौन सा टेस्ट दे रहे हैं, ऑक्साइम बना रहे हैं। तो आपने एल्डिहाइड कीटोन एंड उसमें एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो ऑक्साइम बनाता है दैट मीन्स उसके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है भैया जी, एल्डिहाइड है नहीं, इसका मतलब भैया जी होंगे कीटोन। तो ढूंढो इसमें से कौन सा कीटोन लिखा हुआ है, तुम्हारा काम बन गया। और एक ही ऑप्शन है दोस्त, CH3 CO CH3, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है भाई साहब बहुत केयरफुल्ली लिखा हुआ पढ़ने के लिए, तो चलो बहुत हम लोग भी केयरफुल्ली पढ़ ही लेते हैं। कह रहा है 0.1 m सुक्रोज सोल्यूशन हैज हायर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देन 0.1 m यूरिया। देखो कर दिए बकैती भैया जी, सुक्रोज भी क्या है, नॉन वोलेटाइल, यूरिया भी क्या है, नॉन वोलेटाइल, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सिमिलर। तो जो दोनों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी क्या आएगा, सिमिलर, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, KF इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर ही दिया है दोस्त, तो दोनों का डाटा सिमिलर आएगा। इनमें से कोई वोलेटाइल होता तो चेंज होने का चांसेस था। तो कह रहा है पहली लाइन तो दोस्त हो गई गलत, कह रहा है कि हायर और लोअर बताना चाह रहा है, बल्कि दोनों का बराबर आएगा। दूसरा कह रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बताओ, इतना प्यार से पढ़े हैं कि है होता है, भैया जी कह रहे हैं होता ही नहीं है। तो दोनों ही गलत है दोस्त, आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा जिसमें, हाँ तो डी वाला ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट फंडे में आते हैं भाई साहब। असर्शन रीजन क्या कह रहा है, कह रहा मिथॉक्सी इथेन रिएक्ट विद HI एट 373 केल्विन टू गिव इथेनॉल एंड आइडोमीथेन। मिथॉक्सी इथेन मतलब ईथर के बारे में बात हो रही है, एक तरफ लगा है C2H5, एक तरफ लगा है CH3, है ना, मिथॉक्सी इथेन। भैया जी पे जब हमने HI फेंक के मारा तो भैया जी क्या कह रहे हैं, बना रहे हैं इथेनॉल, है ना, और आइडोमीथेन। तो देखो सिंपल है, कह रहा बॉन्ड कहाँ से टूटा है। देखो लॉजिक भी है इस रिएक्शन में, आपने सीखा है कि वो वाला भाई एक ऑप्शन यहाँ से भी टूटने का, एक ऑप्शन यहाँ से भी है, तो कहाँ से ये टूटने के चांसेस हैं। तो देखो ध्यान से सीखना इस बात को, I पे माइनस, H पे हो गया प्लस, और बॉन्ड टूटेगा यहाँ से दोस्त, क्योंकि हमने सीखा है कि ये फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म, और कम कार्बन वाले भैया बनाते हैं हैलाइड, कम कार्बन वाले भैया क्या बना देते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो मतलब बॉन्ड यहीं से टूटेगा, ये वाले भैया मिलके बना देंगे CH3I, और यहाँ वाले भैया के पास H जाएगा तो ये बना देंगे C2H5OH। प्लीज ये ट्रिक दिमाग में रखिएगा, है ना, कि अगर एसिमेट्रिकल है मतलब अलग अलग एल्काइल ग्रुप है, तो जो कम कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है बॉन्ड वहीं से टूटेगा, जिससे वो क्या कर सके, SN2 मैकेनिज्म होना है ना, तो जिससे वो आराम से बैक इन्वर्जन वाली प्रोसेस कंप्लीट करके ज्यादा वाला एल्कोहल कम वाला हैलाइड में चेंज हो जाएगा। रीजन में कह रहा है रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर फॉलोज विद HI फॉलोज SN2। चलो जो मैंने बोला वही लिखा ही है, तो इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ब्रो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसा बात कहाँ लिखा है मेरे राजा बाबू, तो सर ऐसा तो हमें पहले वाले ही टर्म में लिखा हुआ है, तो दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा भाई साहब पैसेज को पढ़िए, विशाल भैया कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बढ़िया से मन लगा के कुछ कर रहे हैं, है ना, तो आप पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। KCl सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, कंडक्टिविटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, रेंजेस दिया हुआ है, ठीक है, सब बढ़िया है, हमने पढ़ लिया, आप भी एक बार प्लीज चाहें तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इनके सवाल पूछ रहा है, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट के डाटा भी रिकॉर्ड किए हैं कि इस कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टिविटी इतनी है और लैम्डा मतलब मोलर कंडक्टेंस इतना है, ठीक है। कह रहा है व्हाई डिड द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज थ्रू द कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। तो प्यारे बच्चे आपने सीखा भी है, बहुत बार मैंने बताया भी है, और आपको पॉइंट आउट भी किया था कि बच्चा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के साथ साथ नीट और जेई में भी इंपॉर्टेंट है। जब हम डाइल्यूशन करते हैं मेरे लाल, तो पर यूनिट, जो पर यूनिट वॉल्यूम है वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं, और जब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं तो अपने आप कप्पा जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वो हो जाती है डिक्रीज, और लेमडा एम क्या हो जाता है इंक्रीज, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जो कप्पा है
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वो पर यूनिट वॉल्यूम ही चेक करती है, नंबर ऑफ आयंस। तो वो तो भाई आप डाइल्यूट करोगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम। तो जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो तो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो लेमडा एम है, जिसके किसके इक्वल होता है लेमडा एम? सर लेमडा एम इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, और मोलैरिटी किसका होता है? मोल पर लीटर वॉल्यूम। तो अब देखो ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो लेमडा एम क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो ऊपर चला जाएगा। ओए होए, तो याद रखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये दोनों डाइल्यूशन पे बढ़ती हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा कम होता है ना, रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टेंस बढ़ जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो मैं सारे ही टर्म आपको बता दिया, दिमाग में फिट रखने का एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है? इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ KCl इज दिस, बढ़िया है यार। तो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इतना MkCl। अब दोस्त समझो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। कहता है फॉर्मूला जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, दैट इज अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं डाटा आपके सामने क्या लिखा है। तो कह रहा है 0.01 MkCl सोल्यूशन, मतलब इस केसेस में आपसे बात कर रहा है। तो इस केस में जो लेमडा एम गिवन कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है? 141, मतलब ऊपर लिखना है 141, और नीचे इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला देखो दिया हुआ है 150। तो बस 141 अपॉन 150 कैलकुलेट कर लीजिए, दोस्त आंसर आ गया। कैलकुलेटर तो भाई तुम लोग को अलाउड ही है, तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। तो इससे मैं सीधे डाटा रखना सिखा रहा हूँ, फट कैलकुलेट करके आंसर क्रॉस चेक कर लो, खत्म। नेक्स्ट कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ इतना M सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज, दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मतलब कप्पा की वैल्यू दोस्त तुम्हें दी हुई है। ठीक है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, अभी फॉर्मूला पढ़ा, कप्पा दिया है, 1000 दिया है, मोलैरिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखो, फिर से कुछ नहीं करना, सीधे फॉर्मूले में रख देना है। कप्पा भी गिवन है, मोलैरिटी भी गिवन है, लेमडा एम निकल गया, क्या प्रॉब्लम है? कैलकुलेटर वाले भैया थोड़ा कैलकुलेटर चला लो, खटाक से कैलकुलेट करके देख लो आंसर कितना आया। ये भी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना? जो एडवांटेज है उसका फायदा उठा लो। ठीक, बट पूरे साल कैलकुलेटर मत खेलना, क्योंकि उसके बाद के जितने भी एग्जाम है दोस्त, उसमें कहीं कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो हाँ, एग्जाम में आप यूज करते रहो, लेकिन थोड़ी विदाउट कैलकुलेटर भी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ज्यादा जरूरी है, वो बाद में काम आएगी, फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, ठीक, चलिए यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.94, परसेंटेज में 94, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करके आंसर देखेंगे तो कितना आएगा? 16.5। तो अगर आपने कैलकुलेट कर लिया हो दोस्त, तो आंसर भी क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी, जहाँ पे आपको मिलने वाले 20 मार्क्स। कह रहा भाई साहब, कंसीडर योरसेल्फ और रिसर्च स्कॉलर। देख रहा भैया, 12th में हो, तुमको तुरंत PhD करवा दी इन द फॉरेंसिक साइंस। लो भाई साहब, इंस्पेक्टर दया के साथ काम करने का शानदार मौका। ठीक है, in case of dead biological samples during one of the studies we found that the sample decomposes by the following first order kinetics। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कह रहा है 50% ऑफ द सैंपल इज डिकम्पोजेज इन 120 मिनट। देखो 50% आप जितनी देर में कंप्लीट हो जाते हो ना, वही आपका हो जाता है T12। तो इसका मतलब इन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कुछ डाटा मैं बता दूं, T12 की वैल्यू दी है 120 मिनट। ठीक है, अब आपको कह रहा है अगर 50% कंप्लीट होने में लग रहा है 120 मिनट, तो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% ऑफ द सैंपल टू डिकम्पोज। तो देखो दोस्त, जब भी ऐसे सवाल होते हैं, आपको याद होगा कि तो फेवरेट सवाल की लिस्ट में आते हैं ऐसे सवाल, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए खटाखट लिख दो। वो क्या लिखते हैं? T इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग, ऊपर इनिशियल कितना था A, और नीचे A-x, फाइनल बचा कितना है। तो आप ध्यान से देखो, इस सवाल में तुम्हें क्या नहीं पता है पहले वो देखो। सर टाइमिंग हम निकाल लेंगे, हमको K की वैल्यू पता चल जाए, और साथ में शुरू में कितना था और बचा कितना। तो देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं 90% कंप्लीट होना है। तो मतलब इस सवाल में A की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 100%। तो A-x कितना है? 90% कंप्लीट हो गया ना, तो 100 में से 90 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना क्या? A-x की वैल्यू सिर्फ कितनी आई दोस्त? 10। सर A पता है, A-x पता है, T निकाल लेंगे, मुझे सर K नहीं पता। तो दोस्त आपको एक और फॉर्मूला याद होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, कि सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, K इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन T12। तो T12 की वैल्यू दोस्त तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, यहां से उठाओ K, ये इस K को उठाओ, इस फॉर्मूले में रखो,
आंसर आ जाएगा टी। तुरंत करो पॉज, ये सारा जो मैंने बोला है जल्दी से करो पहले फटाक से। यहां से के की वैल्यू निकालो और जो भी के की वैल्यू आए उस फॉर्मूले में रख के टी की वैल्यू निकाल लो, है ना। खटखट खटखट कैलकुलेटर यूज करो, धड़ाधड़ पॉज कर दो वीडियो को इसी टाइम पे, निकाल के चेक करो आंसर कितना आया। आंसर 200 आना चाहिए तुम्हारा, 398.79 मिनट। कुछ प्यारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर क्या मैं सेकंड में चेंज कर सकता हूं? हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करना? अगर दिया मिनट में तो आंसर में मिनट में निकाल दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सेकंड में चेंज करके आंसर सेकंड में निकालेंगे तब भी वो सही ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आऊं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो भाई देखो, कह रहा है एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। सर आपने इतना बढ़िया कन्वर्जन सिखाया है कि ये लोग हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। एनिलीन, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप हर बार ये बात बोलते हो कि पहले जो बोल रहा है उसको फॉर्मूला तो लिखो। एनिलीन से कह रहा है सर ब्रोमोबेंजीन बनाना। बहुत सारे प्यारे बच्चों को याद आ गया होगा कि अरे सर ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट वाली है, हेलोल्केन्स एंड हेलोइनिन्स में आपने समझाया था कि पहले एनिलीन का क्या कर दो, डाई एजोटाइजेशन। और जब एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन होगा तो भैया जी बन जाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और देन सर आपके पास ऑप्शन है, चाहे सैंडमेयर रिएक्शन कर लो, चाहे गेटरमैन रिएक्शन कर लो, इन दोनों में से किसी से भी आप ब्रोमोबेंजीन तक पहुंच सकते हैं। सैंडमेयर मतलब Cu2H2 विद HX, है ना। और चूंकि मुझे Br बनाना है तो Cu2Br2 विद HBr। और अगर आप गेटरमैन करते हो तो कॉपर का पाउडर विद HBr। जो आपकी इच्छा हो आप यूज कर लेना, दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, आप आगे बढ़ जाइए। और डाई एजोटाइजेशन भी आपने पढ़ा हुआ है कि हमें फेंक के मारना है NaNO2 विद HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर ही है ना। मैं इसलिए बोल दे रहा हूं कि आप मेरे से सुने और फिर एक बार खुद भी, हर बार जो बोलने के बाद एक बार रुकें, थोड़ा सा पॉज करें, थोड़ा सोचें, हाँ ठीक है, ओके डन, देन आगे बढ़े। सिर्फ देखना मकसद नहीं होना चाहिए, मकसद ये होना चाहिए कि जो भी सुन रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, एकदम फिक्स हो जाए दिमाग में। ठीक है, और बाकी भाईजान मकसद नहीं भूलना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। फिर से लिखना है, लिखते लिखते दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। इथाइल क्लोराइड मतलब C2H5Cl। सर प्रोपेनोइक एसिड का मतलब CH3CH2COOH। सर हमको देखते ही आपका कॉन्सेप्ट याद आ गया कि आपको ने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे एक कार्बन बढ़ रहा है। तो सर एक कार्बन बढ़ाने का अपने पास बेस्ट तरीका है कि पहले हम फेंक के मारेंगे भैया जी में KCN, तो अपने भैया जी बन जाएंगे C2H5CN। देन हम इनकी कर देंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या कर देंगे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे और ये हमें मिल जाएंगे एसिड। क्योंकि सर आपने ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाया है कि एक कार्बन बढ़ाने के लिए KCN का यूज करिए, जब बन जाए CN वाले भैया जाके लग जाए नाइट्राइल, तो अगर आप उनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CN वाले भैया बनाते हैं एसिड एमाइड CONH2, कंप्लीट कर देते हैं तो भैया बना लेते हैं COOH। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा एसिड का एमाइड, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। याद करिए कन्वर्जन ट्रिक, पूरा वीडियो ही उस बात पे बना था कि कन्वर्जन के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या ट्रिक हैं। फिर कन्वर्जन आपके लिए आसान कर दिया था मैंने, तो प्लीज आपने ये वाला भी काम कर लिया आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है यूजिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर राइट द फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पेपर में एक लोचा था ये वाला, इसके पहले भी एक लोचा था, तो मैंने कहा चलो वो खत्म करते हैं। यहाँ लोचा है, आप 3 लिखेंगे तो इनका आंसर मैच नहीं करेगा, तो आप 2 लिख के आगे बढ़िएगा, है ना। यहाँ 2 लिखेगा तभी ये जो उन्होंने दिया है आंसर शीट में आंसर, तब आपको लगेगा कि हाँ मैच कर गया, वरना गलत हो जाएगा। तो कहना है हेक्सामाइन कोबाल्ट 2 सल्फेट। सर हमने पढ़ा है नेमिंग सिस्टम और हमें पता है सबसे पहले हम क्या बनाते हैं। चूंकि इसमें कोई कैटायन है नहीं तो हमने सीधा बना दिया स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले ढूंढते हैं सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज द कोबाल्ट। फिर हम जो भी लिगेंड्स हैं उनको अल्फाबेटिकली लिखते हैं। सर फिलहाल एक ही लिगेंड है अमाइन, कितनी बार है? 6 टाइम, तो हमने लिख दिया NH3 का 6। फिर कह रहा है सर कोबाल्ट 2 सल्फेट, तो ठीक है 2 वाले बारे में बात करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे सल्फेट SO4। अब क्या होता है, अगर हमें पता है सल्फेट पे होता है -2 और वैलेंसी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना ड्यूरिंग फॉर्मूला मेकिंग, तो इसका -2 मैं यहाँ लिखूंगा, लेकिन पहले देख लूँ इस पे ओवरऑल कितना चार्ज आ रहा है। तो आपको समझ में आया कि सर यहाँ पे CO वाले भैया कितने हैं, हम लिख देंगे 2 + 0, तो 2 ही आ रहा है, मतलब जितना +2 है
भाई इस पे कितना आया +2, इस पे कितना आया -2, दोनों पे कुछ नहीं लिखना है क्योंकि जब दोनों बराबर होते हैं तो हम क्या मानते हैं, कट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना। तो आपका फॉर्मूला यही है CONH3 का 6 ब्रैकेट बंद SO4। और अगर मैं मान के चलता 3 दोस्त तो फिर यहाँ लिखना पड़ता ट्वाइस और SO4 के आगे यहाँ लिखना पड़ता थ्राइस। लेकिन जब आप नोटिस करेंगे आंसर में तो सिर्फ इतना ही फॉर्मूला दिया है, इसका मतलब प्रिंटिंग एरर है, यहाँ होना चाहिए 2, 3 नहीं, 3 भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमने क्या बोला, सिंपल है, वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तुमको, और क्या करना है। तो जो एनायन का SO4 का 2 था वो उस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे 2 और भैया जी का 3 इधर लिखना पड़ता, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ना ही मैच कर रहा था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप थोड़ा चेंज कर लो। फिर देखो रूल के हिसाब से सर टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट, सर फिर से देखो किसी मेटल से स्टार्ट नहीं है, मतलब हमें सीधे बना देना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम चिल्ला चिल्ला के अपना नाम बता रहा है क्रोमियम। फिर आपके पास जो लिगेंड है टेट्रा एक्वा और डाई क्लोराइडो, तो सर एक्वा मतलब H2O, टेट्रा मतलब 4 टाइम्स और डाई क्लोराइडो मतलब Cl वाले भैया वो भी 2 बार। फिर उसके बाद सर है नाइट्रेट तो NO3, NO3 की वैलेंसी क्या होती है -1। मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, -1 लिखूँ या ना लिखूँ, अब देखते हैं इसका क्या है। तो Cr वाले भैया कितने हैं 3, देखो ध्यान से, यहाँ Cr वाले भैया कितने हैं 3, H2 वाले भैया होते हैं 0, 2 Cl में -2, तो इधर भी क्या बचा ओवरऑल 1, तो दोनों की वैलेंसी 1 ही 1 है, मतलब मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल आपका फॉर्मूला क्या बन गया, Cr H2O का 4 Cl2, ब्रैकेट उतना दूर लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ सीधे लिख के और NO3। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। फॉर्मूला मेकिंग पे तो भैया ठीक ठाक हमने सीखा है। फिलहाल क्वेश्चन में था तो मैंने तब भी डायरेक्ट लिखने के बजाय मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि अगर थोड़ा भी आइडिया है दोस्त, दिमाग तुरंत क्लिक कर जाएगा फटाक से। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हेन 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। जब भी न्यूमेरिकल आए स्टेप वाइज मार्किंग होती है मेरे लाल, तो प्लीज मेक श्योर जो ये बोल रहा है उसको लिखिए। सबसे पहले गिवन डाटा 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, WB की वैल्यू कितनी है 2 ग्राम, डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब ए मतलब होता है सॉल्वेंट, तो WA की वैल्यू कितनी है दोस्त 25 ग्राम, शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62। सर डेल्टा फ्रीजिंग है, TF की वैल्यू दी है सर 1.62 केल्विन। ठीक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ द बेंजीन, मतलब सर KF की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी है 4.7 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। सर सब तो पूछ लिया, सब तो दे ही दिया, पूछ क्या रहा है, कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछ रहा है, कह रहा है कब, जब इट फॉर्म्स डाइमर। तो मेरे लाल डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला होता है I-1 अपॉन N-1। सर मुझे अल्फा निकालना है, उसके लिए मुझे सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, I और N। N का इंफॉर्मेशन इसने दे दिया है कि वो डाइमर बना रहा है, डाइमर मतलब 2 लोग मिलके एक बन जा रहे हैं, तो N की वैल्यू मेरे को पता है ना, N की वैल्यू क्या है, डाइमर फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब ऐसे समझिए कि 2A उधर जाके हो जा रहा है A2, तो N की वैल्यू पहले से तुम्हें क्लियर हो चुकी है, कितना है 2, डाइमर है 2। अब अगर मुझे सिर्फ I मिल जाए तो सर मैं अल्फा निकाल लूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और I कहाँ से निकलेगा, इसका मतलब इतना जो बड़ा डाटा दिया हुआ है यहीं से निकलेगा दोस्त I, तो निकाल लेते हैं I, क्या मुश्किल है ना। कैसे निकालें I सर, I की वैल्यू कैसे निकालें सर, तो भाई साहब हम ऐसा करते हैं, देखिए दिमाग लगा दे थोड़ा सा। कह रहा बेंजोइक एसिड जो सॉल्यूट है वही आप अपना क्या होता है, एसोसिएट या डिसोसिएट होता है, तो मुझे सॉल्यूट का जो एक्चुअल मोलर मास है वो तो पता ही चल जाएगा भाई, एक कार्बन का 12 तो 6 का 72 प्लस 5 और एक 6 हाइड्रोजन 6 प्लस फिर एक कार्बन है कितना हो गया 12, 2 ऑक्सीजन कितना हुआ 32, ऐड करके आप निकाल लेना जो भी आए मैं जीरो नहीं निकाल लेना आप एक्चुअल में। और अगर मैं इसी फॉर्मूले में मेरे लाल किसमें डेल्टा TF इक्वल टू, हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA और यहाँ लिखा होता है KF। तो ध्यान से देखो ना, TF भी दिया हुआ है, KF भी दिया हुआ है, WB भी है, WB है, 1000 भी है, क्या नहीं मेरे को पता है मोलर मास। आपको लग रहा होगा पता तो है, लेकिन यार ये तो एसोसिएट हुआ है ना, तो कुछ तो बड़ा होगा, तो मैं इस MB को क्वेश्चन मार्क में निकाल लेता हूँ। फिर हमने क्या सीखा है, I की वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड मोलर मास
अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, है ना। कैलकुलेटेड मतलब जो आप निकालोगे वो कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड मतलब अभी जो आप इस क्वेश्चन में वैल्यू रख के निकालोगे, निकाल के आई की वैल्यू निकाल लो दोस्त। अब तुम्हें सब पता है, अल्फा निकल गया। अरे तुम्हें देखो, मैं आपको लगेगा ना सर मैं ऐसा क्यों करूं, तो पहले जो पूछ रहा उसका फॉर्मूला हमने लिखा, मुझे पता चल गया मुझे दो चीज चाहिए यार, आई और एन। तो एन के बारे में चलो पता चल गया, डाइमर बना रहा था तो एन का इन्फॉर्मेशन मिल गया मेरे को, चलो ठीक है ना। अच्छा ये डिग्री ऑफ, सॉरी इतनी देर से आपने एक गलत फॉर्मूला लिखे है। कैसे, ये जो फॉर्मूला ना आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन होता है एसोसिएशन का, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है दैट इज द डिसोसिएशन फॉर्मूला। अब हुआ है एसोसिएशन वन अपॉन एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू तो मैं बता चुका हूं 2, आई की वैल्यू आप कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट से निकाल लेंगे, काम खत्म। वैल्यू पुट करके पॉज करिए वीडियो, सॉल्यूशन चेक करिए, देखिए आई कितना आया, पहले वाला पता है मुझे, जो आपने निकाला वो क्या आया, दोनों का रेशियो जो आया वही आई है। आई उठा के इस फॉर्मूले में रखिए, चेक करिए आपका आंसर कितना आया है। चूंकि आंसर पूछा है किस में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, पहले पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, फिर आप चेक करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 99.2%। मतलब जब अल्फा आप निकालेंगे यहां से तो आंसर आएगा 0.992। हाँ परसेंटेज में चेंज करेंगे तो वही 99.2% हो जाएगा। बढ़िया, उम्मीद करता हूं कोई तकलीफ नहीं हो आपको इस बात में। ठीक, फिर से एक बार रोकिए, फिर से अपने आप को समझाइए सवाल आपने कैसे लगाया। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला लिखना था, लिख दिया मैंने, आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। फिर से बोल रहा हूं, पहले मैंने एन लिख के डिसोसिएशन दिमाग में चल रहा, एसोसिएशन में वन अपॉन एन माइनस वन होता है मेरे लाल, प्लीज क्रॉस चेक कर लेना। ऐसी छोटी छोटी गलतियां इसीलिए कहा ना कि 2.5 घंटे में पेपर करना, लास्ट में क्रॉस चेक करना भाई साहब, है ना, जल्दी जल्दी में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पेपर को 2.5 घंटे से पहले सॉल्व करूँ आपके लिए, क्योंकि 3 घंटे का पेपर जब मैं सॉल्व ही करूंगा आपके लिए 3.5 घंटे में, तो आपको देखने का मन भी नहीं करेगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी स्पीड अप रहूँ, तो एक आध लोचा अगर होगा तो मैं ओवरकम कर रहा हूँ, आप भी ध्यान देते रहना, ठीक है। ठीक, सॉल्व करके आंसर चेक कर लेना मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। ये है फिनॉल और ये है भैया सैलिसिलिक एसिड। जब मैंने ऐसे लिखा ना तब कई लोगों का दिमाग चल गया कि सर ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, इस रिएक्शन को बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं सर। आप CO2 प्लस NaOH फेंक के मारोगे, है ना, और हमें मिल जाएगा फाइनली सैलिसिलिक एसिड। और अगर यही कहीं फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड होता सर, तो आप फेंक के मारे होते क्या, CHCl3 प्लस NaOH, क्योंकि अब उस रिएक्शन का नाम होता दोस्त राइमर टाइमन रिएक्शन। तो सर ये तो बढ़िया था। सर फॉर्मल्डिहाइड से इथेनॉल, तो पहले फॉर्मल्डिहाइड लिखिए सर HCHO, फिर इथेनॉल लिखिए सर C2H5OH। चलिए अब एक लंबी सांस लीजिए, याद करिए एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के दौरान ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, आप किसी और एल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, और कहीं आप कीटोन का रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद होगी उम्मीद करता हूँ, एकदम जहन में बैठाए रखेगा। देखो फॉर्मल्डिहाइड है, 1 डिग्री अल्कोहल बना भी है, इसका मतलब मेरे को सिर्फ फेंक के मारना क्या है, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। सर CH3 क्यों लिया, क्योंकि दोस्त एक कार्बन है, मुझे एक कार्बन और चाहिए, क्योंकि जो मुझे प्रोडक्ट दिख रहा है उसमें 2 कार्बन है। बस कुछ नहीं करना भाई साहब, पहले इंटरमीडिएट बनेगा, है ना, जो भी इंटरमीडिएट बनेगा उसकी आपको एज यूजुअल कर देनी है हाइड्रोलिसिस, जिससे MgOH निकल जाए, और जो बचेगा वो यही बचेगा C2H5OH। आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे जोड़े, तो मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूँ। CH3MgBr में से इस वाले हिस्से पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस वाले हिस्से पे आएगा पॉजिटिव, और HCHO को ऐसे समझिए आप, तो मैं O को यहाँ से हटा के C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि कार्बोनिल है ना, एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O, लड़ाई होगी C और O के बीच में, O इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा नेगेटिव, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब कुछ नहीं करना तुम्हें, इस नेगेटिव के पास पॉजिटिव लेके आओ, इस पॉजिटिव के पास नेगेटिव लेके जाओ, जो बनेगा उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, MgOH निकल जाएगा, तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल रेडी है दोस्त। ठीक है, बढ़िया। फिर एज यूजुअल यार तुम्हारे पास ऑप्शन है, पॉज करो, सर ने जो बोला करके देखो क्या बन रहा है, फिर हाइड्रोलिसिस करके MgOH निकाल दो, फिर चेक करो यही बना कि नहीं, और नहीं तो कौन सा ही वीडियो में कमेंट ऑप्शन नहीं खोला यार, बनेगा कैसे नहीं।
मैं तो चाह रहा हूँ कि आप अपनी समस्याएं कुछ मेरे को बताओ, मुझे अच्छा लगे कि चलो इतनी मेहनत की गई, बच्चों ने देखा, उसका कुछ फ़ायदा उठाया। कोई समस्या है लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके डाउट्स दूर करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ो। नेक्स्ट कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaI, CH3COONA और CH3COO का ट्वाइस Mg का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgI2। चलिए समझते हैं ध्यान से, एकदम दिमाग लगाते हैं। कह रहा है हमसे MgI2 की मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और कुछ भाई लोगों के बारे में क्वेश्चन में बात किया हुआ है। तो चलो भाई, अगर कुछ लोगों के बारे में बात किया हुआ है तो हम लोग देख लेते हैं इस सवाल में किसके किसके बारे में बात हुआ है। तो कह रहा है आपके पास NaI भी है, आपके पास CH3COONA भी है, और आपके पास CH3COO का ट्वाइस Mg वाले भैया भी हैं, है ना। और मुझे MgI2 तक पहुंचना है, तो हमने एक रिएक्शन लिखा आपके लिए। मैंने कहा इन तीनों में से इसी को बनाना है, तो मैंने लिखा CH3COO का ट्वाइस Mg। और अब इस Mg वाले भैया ने रिएक्शन किसके साथ किया है, किसके साथ रिएक्शन कर लिया है, इन्होंने रिएक्शन कर लिया है। मुझे CH3COO का ट्वाइस Mg एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, और मैंने फेंक के मारा इसमें क्या, NaI। तो ध्यान से देखिए क्या होगा सर, जब रिएक्शन होगी तो अब आयन एक्सचेंज होंगे। Mg वाले भैया इस I के साथ मिलकर बना लेंगे MgI2, और इस Na वाले भैया इधर चले जाएंगे तो बना लेंगे CH3COONA। लेकिन अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है सर, तो थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो चलिए उठा लेते हैं, 2NaI कर देते हैं। MgI2 का मामला ठीक हो गया, और Na को 2 करना है तो ये कर दिया मैंने। देन अब देखिए कितना सिंपल सी कहानी है। मुझे क्या करना है, MgI2 का लेमडा नॉट M निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये किसके इक्वल होगा, आपने कितनी बार ये कहानियां पढ़ी हैं सर, वो इन वाले भैया जी प्लस इन वाले भैया जी का प्लस और इन वाले भैया जी का माइनस, मतलब ओवरऑल CH3COO ट्वाइस Mg, इसकी वैल्यू क्या दिया है, तीसरे नंबर पे है ना, तो इसकी वैल्यू है 187.8, फिर प्लस 2 इंटू NaI की वैल्यू कितना दिया है, NaI की वैल्यू सर दिया है 126.9। इन दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, जो भी आए उसमें से माइनस करिए किसकी वैल्यू, CH3COONA के 2 मोल्स है, तो CH3COONA मतलब कितना, 91, तो 2 इंटू 91 से सर तुरंत करके क्रॉस चेक कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। और जैसे ही आपका आंसर आए फिर आप मेरे को प्ले करिएगा, मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करने पे आपका आंसर आना चाहिए 259.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यूनिट मोलर कंडक्टिविटी की, है ना। अब एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमने ऐसी कही, हमने क्या बोला, आप इसमें ट्रिक है, कई बार सिखाया हुआ आपको कि जो दिया है उसी से इनको बनाना है, तो कुछ ऐसा दिमाग लगाइए कि कुछ ऐसे करें कि उधर जाके बन जाए। उसके बाद सिंपल है, उसकी वैल्यू इनका प्लस और उनका माइनस, जो कोफिशिएंट है वो ध्यान रखने की जरूरत है बस, और क्या, ठीक है। प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है भाई साहब, कह रहा है विच डाइवेलेंट मेटल आयन इन वीक फील्ड लिगेंड हैज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। सर देखिए पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। और कह रहा है किसके बारे में बात हो रही है, अमंग द फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज 3D। अच्छा 3D में पूरे में पूछ रहा है सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कौन होगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और मुझे लग रहा है वो होंगे मैग्नीज वाले भैया, जिनका एटॉमिक नंबर होता है 25, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इनका होगा 3D5 4s2, यही तो होता है 4s2 के बाद मैग्नीज 3D5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोस्त, तो काम बन जाएगा, है ना, एलिमेंट ही पूछा है ना, हाँ ठीक है। मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक डाइवेलेंट मेटल आयन, देखो डाइवेलेंट मतलब अब मैं Mn पे अगर +2 लिखूंगा तो +2 का मतलब यहाँ से 2 गायब हो जाएगा, पूरा पूरा बचेगा 3D5, और पूरे D में 5 घर होते हैं और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5 अनपेयर्ड बच्चा, इससे ज़्यादा अनपेयर्ड नहीं मिलने वाला डाइवेलेंट स्टेट में। तो सही आंसर क्या है, मैग्नीज। उम्मीद करता हूँ आप फटाक समझ गए होंगे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होगी आपको। कह रहा था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक कैडमियम एंड मर्करी आर लो। अरे भैया जी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। और जिंक कैडमियम मर्करी वाले भैया 12th ग्रुप के हैं, और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ना तो नॉर्मल स्टेट में ना मोस्ट स्टेबल स्टेट +2 वाले में, दोनों में ही भाई साहब के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं।
इसी वजह से भैया जी लोगों को बोलते हैं वोलेटाइल ग्रुप। जिंक, कैडमियम, मर्करी, इनको बोलते हैं वोलेटाइल ग्रुप, क्योंकि भैया जी लोग वोलेटाइल हैं, ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द वेपर फॉर्म, क्योंकि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही कम है सर। ओके, चले नेक्स्ट कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद जिंक अमलगम, अरे वाह, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई साहब कोई नेम्ड रिएक्शन दिमाग में स्ट्राइक करी क्या? Zn with HCl, गिव केमिकल इक्वेशन एंड राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन। सर मुझे लग रहा है ये बात हो रही है किसके बारे में, क्लेमेंशन रिडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है दोस्त? मुझे तो लग रहा है ये बात हो रही है क्लेमेंशन रिडक्शन के बारे में। क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, हमारे पास होता है कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, हमारे पास क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड, अब हम उसका कर देते हैं रिडक्शन, मतलब नेसेंट एच फेंक के मारते हैं, वो आता कहाँ से है, Zn विद HCl के साथ, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ZnHg विद HCl, अमलगम है ना HCl के साथ। तो होता कुछ नहीं है, बस यही होगा कि O वाले भैया हटेंगे और H वाले भैया आके लग जाएंगे, मतलब ये भैया जी जो पहले 2 बॉन्ड बना के बैठे थे, अब 2 और बॉन्ड बन जाएगा H के साथ। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्त कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे ऐसे सुनो, ठीक है, पक्का। अब जो आपकी इच्छा हो, आप कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन लेके रिएक्शन लिख सकते हैं अपने लिए, ये सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया, जो आपकी इच्छा हो। आपको लग रहा है मुझे CH3CHO लेना है, तो CH3CO यहाँ H ले लो, तो प्रोडक्ट भी वैसे ही बनेगा, CH3CH2 फिर H, मतलब CH3CH3 बन जाएगा, और क्या। इसलिए सिंबॉलिक में सिखाता हूँ कि उसके बाद आप कोई भी रिएक्शन खुद भी लिख सकते हैं। फिर कह रहा राइट केमिकल इक्वेशन टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अरे भैया एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड, कह रहे हैं आपके पास CH3COOH है और इससे आपको बनाना है CH3CHO, बढ़िया है यार। कह रहे हैं आपके पास एसिड है, उससे आपको क्या बनाना है, सेम कार्बन का एल्डिहाइड। तो दो कौड़ी की रिएक्शन तो पहले वैसे है कि आप सर कोई रिड्यूसिंग एजेंट फेंक के मारो, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक स्टेप बैक होके बन जाएगा ये, लेकिन आपको लगेगा कि ये वाली रिएक्शन वाइडली यूज तो नहीं किया गया है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप पहले भैया जी पे फेंक के मारो SOCl2, तो भैया जी क्या बन जाएंगे, CH3COCl। याद करो नेम्ड रिएक्शन, एसिड क्लोराइड पे हम फेंक के मारे पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट। सर रोजेनमुंड रिडक्शन की याद आ गई सर, और रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, Cl हटता है, H जाके लग जाता है, काम खत्म। बढ़िया, ये तो दोनों पढ़ी हुई हैं, इनका यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है, पहले भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए इन रिएक्शंस को यूज कर रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में तो आपको ज्यादा फेमिलियर लगेंगे। वैसे आप वो भी कर सकते थे, पिछले वाले में भी रिडक्शन से काम बन सकता था, ठीक है। नेक्स्ट आए, कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड टू यूरोट्रोपिन, ये तो ISC वालों का ब्रह्मास्त्र रिएक्शन है। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO, इसको एकदम जहन में बैठा लीजिए, और जब हम इस पे फेंक के मारते हैं अमोनिया, तो ये बना लेता है CH2 का 6N4, है ना, साथ में H2O, देख लेना कितना बैलेंस कर लेना, यही है दोस्त यूरोट्रोपिन, है ना। पिछली बार भी मैंने इंपॉर्टेंट बोला था, चलो इस बार आप खुद ISC ने सैंपल पेपर स्पेसिमेन में डाल ही दिया कि भाई साहब इंपॉर्टेंट तो है, मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट भैया जी कह रहे हैं इन जनरल इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकम्स डबल टू एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर, दिस टर्म इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। इट एक्सप्लेन हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल। कह रहा इफ दिस जनरलाइजेशन होल्ड करेक्ट फॉर अ रिएक्शन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विद टेम्परेचर चेंज। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर चेंज के बारे में बात किया, आप समझ गए आर्हेनियस भैया को याद करना है, और चूंकि 2 टेम्परेचर हैं तो आर्हेनियस है का थर्ड इक्वेशन याद करना है, क्या, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो दोस्त आपसे पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी EA की वैल्यू, और सर मैं EA क्या, EA के घर वालों के वैल्यू भी निकाल दूं, बाकी पता हो तब तो चलो देख लेते हैं दोस्त बाकी आपको दिया है कि नहीं। तो कह रहा है इफ दिस जनरलाइजेशन होल्ड्स करेक्ट फॉर अ रिएक्शन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। ये पूछ रहा है टेम्परेचर 298 से 308 हो रहा है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो K2 अपॉन K1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2, अरे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो यहाँ हो गया log 2। ये पूछ रहा है 2.303 की वैल्यू आपको पता है,
आर मोहल्ले को पता है 8.314, T1 और T2 सॉरी सोनू के T2 की स्वीटी याद आ गया 298 माइनस 1/308। मुबारका, कैलकुलेटर यूज करने का शानदार मौका आपके पास, फटाफट यूज करिए। सब कुछ नोन है, बस ईए की वैल्यू निकालनी है। लॉग 2 ऑक 2 वाले तो वैसे भी आपको पता है 0.3010, और वैसे कैलकुलेटर लिए हो यार, उसमें हमसे क्या पूछ रहे हो, सिर्फ सॉल्व करके आंसर क्रॉस चेक कर लेना। तुरंत आंसर मत देखो कि नहीं मैं कर लूंगा, नहीं करो तुरंत एट द सेम टाइम। पॉज करो, वीडियो करो, फिर मुझे प्ले करके देख लेना। मैंने आंसर बता दिया है, आंसर आना चाहिए 52.898। ठीक है, प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में क्या होता है, एसिड अमाइड होता है, हम फेंक के मारते हैं Br2 और KOH, एक कम कार्बन का बन जाता है अमाइन, तो ये वाला जो कार्बन है ना गायब हो जाता है, CO वाला C गायब, अब ये बन जाता है RNH2, और साथ में K वाले भैया हैं तो Br बना लेते हैं। K वाले भैया, चूंकि ये रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन है, CO2 गायब हुआ तो कहाँ, तो K के साथ मिलके बना लिया K2CO3, बाकी सब हो जाए भाई तो H2 निकलना होगा, निकाल लेना, खत्म बात। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन ये वो वाली रिएक्शन है जैसे कार्बन बढ़ाने में केसियन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वुड्स रिएक्शन काम आते हैं, वैसे कार्बन कम करने में हैप्पी बर्थडे रिएक्शन काम आती है। हैप्पी बर्थडे एक कार्बन कम कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बाल-साइमन रिडक्शन, तो याद तो होगा तुम्हें दोस्त कि सर हमने पढ़ा है ये फ्लोरो वाले बनाने में काम आती है। हमारे पास होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हम फेंक के मारते हैं HbF4, सर हमारे काम की चीज़ बन जाती है फ्लोरोबेंजीन। सर जब भी डाइजोनियम हो तो N2 और HCl तो बनता ही बनता है सर, और HbF4 का एक F हमने यूज़ कर लिया है तो भैया क्या बन गए, बच गए BF3। सर ये भी रिएक्शन हमें याद है ना, ठीक है, ये तो वैसे भी कॉमन रिएक्शन है, आपको याद ही होगी। बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है दोस्त। प्लीज़ अगर आपको लगे कि हाँ ठीक बढ़िया चल रहा है तो प्लीज़ एक आध अच्छे सुंदर वाले कमेंट जरूर लिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, अब आ गए सेक्शन सी। चलिए देखिए क्या कहते हैं भैया जी, कह रहे हैं हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। भाई साहब आपने नोटिस किया, भर के कन्वर्जन दिया है दोस्त, भर के कन्वर्जन, कितने सारे कन्वर्जन हम लोगों ने कर लिए हैं, इसलिए प्यार से क्लास में बता रहा था कन्वर्जन सीखो, रटना नहीं है। कह रहा फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सर ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, SO3H है, हम फेंक के मारेंगे NaOH, तो ये बन जाएगा सर ONA, देन हम कर देंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, भैया बन जाएगा फिनॉल। सर ये तो सिंपल है ना, हमने सीखा ही तो है फिनॉल बनाने का तरीका, कई बार ये से सीखा नहीं है, बेंजीन के डेरिवेटिव से, क्यूमीन से सीखा था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से सीखा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सीखा था, क्लोरोबेंजीन से सीखा था, ये वही वाला है बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाला, ठीक है, ये तो आसान है। कह रहा इथाइल अल्कोहल फ्रॉम इथाइल अमाइन, सर इनके पास है इथाइल अमाइन C2H5NH2, कह रहे हैं इथाइल अल्कोहल बनाना है। सर देखिए ये है 1 डिग्री अमाइन है, लेकिन बेंजीन वाले नहीं है, तो जब अगर मैं इन पे फेंक के मारता हूँ HNO2, तो भैया क्या बना देते हैं अनस्टेबल C2H5N2Cl, जो फर्दर अपने आप हाइड्रोलिसिस होके बना लेता है अल्कोहल। एरोमेटिक अगर होता तो डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल हो जाता, रुक जाता। एलिफैटिक वाले का जब हमने डाई एजोटाइजेशन किया HNO2 के साथ तो सिर्फ क्या बना C2H5N2Cl, और ये तो अनस्टेबल है ना दोस्त, ये तो एलिफैटिक है, ब्रेकडाउन हो गया, हाइड्रोलिसिस होके बना दिया अल्कोहल। तो याद रखिएगा 1 डिग्री एरोमेटिक वाला डाइजोनियम पे ही रुक जाता है, डाइजोनियम क्लोराइड पे, लेकिन 1 डिग्री एलिफैटिक वाले भैया डाइजोनियम क्लोराइड पे नहीं रुकते हैं, वो अनस्टेबल होता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फर्दर अल्कोहल में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार काम आपके आएगी रिएक्शन। अगला कह रहा है डाई इथाइल ईथल फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, कह रहा है आपके पास C2H5OH है और आपको बनाना है C2H5O C2H5, याद आ गया आपको सर, फेंक के मारेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, लेकिन अल्कोहल रखेंगे एक्सेस में, क्या रखेंगे, अल्कोहल रख देंगे एक्सेस में। देखो एसिड एक्सेस में होता है तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर बन जाता है एल्कीन, और अल्कोहल एक्सेस में होता है तब भी होता है डिहाइड्रेशन, लेकिन तब बन जाता है दोस्त ईथर, है ना। 413 अराउंड टेम्परेचर है केल्विन, तो प्लीज देख लीजिएगा एक बार, है ना। ये भी सही था, मैंने देखो दोनों बातें इसलिए एक साथ बताई कि पहली रिएक्शन दूसरी रिएक्शन दोनों एक साथ लर्न हो जाए आपको।
नेक्स्ट कह रहा भाई साहब बैलेंस करना है, और इसके लिए मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, फिलहाल मैं आपको प्रोडक्ट लिखना दिखा देता हूँ। देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो FeSO4 के साथ कंबाइंड हो रहा है, मतलब Fe कौन से स्टेट में, +2 एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में जो डाइक्रोमेट है वो कन्वर्ट होके क्या बनाएगा, ध्यान से सुनना। तो पहले तो K वाले भैया बना लेंगे K2SO4, फिर Cr वाले भैया Cr2SO4 के थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साथ में Fe आयरन 2 आयरन 3 में कन्वर्ट होता है, तो आयरन वाले भैया भी Fe2SO4 के थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऑब्वियसली सब कुछ हो ही गया तो फिर H2O निकल जाएगा। बाकी आप बैलेंस कर लेना, मैंने आपको प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं उसका हिंट कर दिया है, बैलेंस तो कर ही लेना ना। अब मैं रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करूंगा, अच्छा लगेगा तुमको? नहीं अच्छा लगेगा। अरे तुम्हें बैलेंसिंग नहीं आती मेरे लाल, तो प्लीज़ वॉच करिए जाके DNF ब्लॉक में, सर ने बैलेंसिंग बहुत मोहब्बत से सिखाई है, मज़ा आ जाएगा यार, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा KMnO4 वाले भैया भी हैं, फिर एसिडिक मीडियम है, तो KMnO4 वाले भैया H2SO4 वाले भैया के गले लगने वाले हैं, तो देखो आयोडाइड कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में, इतना तो मेरे को पता है, तो चलो आयोडीन बना लेते हैं, H2O फिर निकलेगा, लेकिन हाँ K और Mn दोनों अपना बना लेंगे सल्फेट, K वाले भैया बनाएंगे K2SO4, Mn वाले भैया बनाएंगे MnSO4। तो प्रॉब्लम खत्म, सिंपली बैलेंसिंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा हाउ द कलर ऑफ K2Cr2O7 सोल्यूशन डिपेंड ऑन द pH। तो यार पहले मेरे पास पता है क्या होता है, Cr2O4, पहले मेरे पास होता है क्रोमेट CrO4-2, जैसे ही हम इसको एसिडिफाइड मीडियम देते हैं भैया बना लेता है Cr2O7 में -2, मतलब क्रोमेट वाले भैया बन जाते हैं डाइक्रोमेट। क्रोमेट होता है येलो और डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज, है ना। ये तो हमने जब कंपाउंड्स पढ़ रहे थे तो बहुत मोहब्बत से इस बात को सीखा भी था, और मैंने बताया भी था बच्चा इंपॉर्टेंट है। क्रोमेट वाले भैया को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करो, तुरंत बन जाते हैं डाइक्रोमेट, तो कलर चेंज होगा येलो से ऑरेंज। फिर इसे ऑरेंज वाले भैया को बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर दो, तो ये ऑरेंज से फिर क्या हो जाते हैं, क्रोमेट बना देते हैं येलो कलर का। तो कलर में चेंज कैसे होता है आप देख लीजिए, येलो टू ऑरेंज एसिडिक मीडियम में हो रहा है, और ऑरेंज टू येलो बेसिक मीडियम में। अगर मैं एसिडिक मीडियम बेसिक बोल रहा हूँ तो पीएच का आइडिया आपको है, एसिडिक मीडियम मतलब पीएच 7 से कम, बेसिक मीडियम मतलब पीएच 7 से ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है ना। थैंक यू बोलने का मन कर रहा ना, आय हाय मेरे राजा बाबू। चलो ठीक है, थैंक यू मन में बोल देना, मैं सुन लूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहना, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ओए होए, देखो तुम्हें देख के क्या लग रहा है, C6H5ONA, सर ये सोडियम एल्कोक्साइड है, और ये है RX एल्काइल हैलाइड। सर ये रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, और सर यहाँ बनेगा क्या, सर बन जाएगा C6H5O C2H5 और साथ में NaCl। ठीक है, बात खत्म। दूसरे में क्या कह रहा है, सर इस रिएक्शन को देख के मुझे एक नेम्ड रिएक्शन याद आ रही है, तो सही याद आ रही है दोस्त, ये है आपका कार्बिल एमीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन, और यहां बन जाएगा C2H5NC। के वाले भैया का जीवन का एक ही उद्देश्य मेटल है ना, तो सॉल्ट बनाना, KCl बना लेंगे, बाकी H2O निकाल दिया करो भाई, बुरा ना लगे बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भैया, कह रहा है एल्काइल हैलाइड है, फेंक के मारा है NaI, अरे गजब, फिंकलस्टाइन, अरे आयोडीन एक्सचेंज हो जाएगा और क्या, तो बन जाएगा, हेलो हेलो चार्ली, बन जाएगा CH3 CH2 CH2I, और कल्टी मारेगा NaCl। रिएक्शन है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, आयोडीन एक्सचेंज। सर आप क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कई बार ये लाइन बोलते हैं कि हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स पे कब्जा कर लो तो ऑर्गेनिक पे कब्जा हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा मोस्ट ऑफ द चीज़ें घूम फिर के हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन से रिलेट कर रही हैं प्यारे बच्चे। तो जब भी आपको ऑर्गेनिक करनी है बहुत ज़्यादा मजबूत, याद रखिएगा हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स पे करना पड़ेगा कब्जा, है ना, प्लॉट पे बिछानी पड़ेगी खाट, कब्जा भाई साहब कब्जा। तो करिए, सीखिए, जहां मेरी ज़रूरत हो मैं आपके लिए हर हर समय अवेलेबल हूँ। अगर आपको वन शॉट देखना है जाके हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स का वन शॉट देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। आपको एकदम सन्नाटा है भाई साहब, सारे लेक्चर डिटेल्ड में भी पढ़े हैं, आप जाके वो देखिए, एकदम मतलब तुम्हें लगेगा वाह क्या बात है। जो तुम्हारी ज़रूरत है उस हिसाब से चीज़ें हैं, आप कमेंट करके बताइए, कुछ नया चाहिए वो भी आपके लिए ले आता हूँ। ठीक है, थारे वास्ते कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा विच विटामिन डिफिशियंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीरोप्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस, याद आ गया होगा विटामिन ए। कह रहा है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज,
लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, ब्रेक डाउन होने पे बनाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अरे वाह। कह रहा व्हेन ग्रेप्स आर प्लेस्ड इन अ सॉल्ट सोल्यूशन एंड देन इट टेंड टू श्रिंक। देखो सॉल्ट है, सॉल्ट सोल्यूशन में रखा है, मतलब आपने रखा हाइपर में, और हाइपर में क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस। तो आप बता दो कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया गया है सर, तो प्रोसेस कौन सा हो गया, एक्सो ऑस्मोसिस। मतलब हमारा पानी निकल के बाहर चला गया सोल्यूशन में, तो भैया पिचक तो जाएंगे ही, श्रिंक हो गए। ये तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट सवाल है, सीधे लिखने का मेन बात। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा सर आपके पास इतना एम सोल्यूशन NaCl का है जिसको डाइल्यूट किया गया है पानी मिला के, व्हाट विल बी हैपन टू इस। ये देखो यही सेम सवाल पूछा गया पीछे भी, बस घुमा के पूछ दिया। कह रहा कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, डाइल्यूशन से डिक्रीज हो जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, डाइल्यूशन से इंक्रीज हो जाएगी। ये भी कोई बात हुई सर, ये तो पहले ही पूछ लिया था, तो ठीक है, अच्छा है, निपटा दिया फटाक से। ठीक। नेक्स्ट कह रहा इज इट सेफ टू स्टिर 1 मोलर AgNO3 सोल्यूशन विद अ कॉपर स्पून। कह रहा क्या कॉपर से मैं AgNO3 के सोल्यूशन को स्टिर कर सकता हूं। तो वैसे तो आप इतने से ही समझ गए होंगे नो, क्योंकि मेटल एक्टिविटी सीरीज में कॉपर ज़्यादा ऊपर है Ag से, तो फट से Ag को हटा के अपना नाइट्रेट बना लेगा, Ag वाले भाई कल्टी हो जाएंगे। तो पहले तो यहीं से पता चल गया कि नहीं भाई साहब, स्टिर करना सेफ नहीं है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। वरना अगर आपको लगता है कि E0 वाली वैल्यू से निकालना है, तो देखो E0 ऑफ द कैथोड, पहले Ag रखना, क्योंकि जो जितना नीचे होता है उतना कैथोड होने के चांसेस हैं। तो E0 ऑफ द कैथोड माइनस E0 ऑफ द एनोड करोगे तो 0.80 में से 0.34 जाएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी मतलब रिएक्शन होगी, और रिएक्शन हो गई मतलब सेफ नहीं है। E कैथोड माइनस E एनोड। और कितना प्यारा कॉन्सेप्ट दिया है मैंने कि जो तुम्हें याद है, मान लो तुम्हें नहीं याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मेटल एक्टिविटी सीरीज याद है ना, उसमें जितना ज़्यादा नीचे आप बढ़ोगे उतना ज़्यादा कैथोड, मतलब कैथोड पे जाने मतलब रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती है। सिंपल है कॉन्सेप्ट, लगा लिया, खत्म। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा दो मेटल A एंड B हैव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। एक भैया जी -2.37 है, प्लीज माइनस मत भूलेगा, माइनस है मतलब सीरीज में ऊपर है, और एक भैया जी नीचे है, 0.80 वाले भैया जी नीचे है, क्योंकि अपनी सीरीज जो मेटल एक्टिविटी में उसी से रिलेट करता हूँ, तुम्हें याद रहे। तो माइनस से शुरू होती है, बीच में हाइड्रोजन आता है 0, फिर नीचे बढ़ते हैं प्लस। और अभी मैंने बोला जितना नीचे जाएंगे उतना जल्दी रिड्यूस, जितना ऊपर जाएंगे उतना जल्दी ऑक्सीडाइज, मतलब माइनस वाले बढ़िया से ऑक्सीडाइज होंगे, प्लस वाले बढ़िया से रिड्यूस होंगे। पूछना क्या चाह रहे हैं भाई साहब, विच ऑफ दीज विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट HCl। तो यार तो सिंपल है ना, HCl से H को कौन हटाएगा, और जो ज़्यादा रिएक्टिव है मतलब जो ऊपर है, मतलब जो माइनस में है, मतलब A वाले भैया। कितना बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट तुमको दिया मैंने। हमेशा ऐसे सवाल ऐसे चुटकी में लगा के निपटा दोगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये सवाल ऐसा रैंडम, अरे भाई साहब हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, नीट में मिलेगा, जेई में मिलेगा, बोर्ड में मिल रहा है, देखो आपके सामने ही है। और कॉन्सेप्ट सर ने कितना बढ़िया दिया था, उसी से सारे सवाल आपके निबट जाएंगे, कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपको नहीं होने वाली। ठीक है। अब मैं बढ़ूँ आगे, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E सेल एंड डेल्टा G ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन एट दिस। तो देख भाई, E सेल के लिए और डेल्टा G, तो आपको दोनों के फॉर्मूले बस क्लियर होने चाहिए। कहता है देखो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, मतलब क्या लगने वाला है, नर्स्ट इक्वेशन। तो डाटा कहता है E सेल इक्वल टू E0 ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, ऊपर ऑक्सीडेशन वाले भैया का कॉन्सेंट्रेशन और नीचे रिडक्शन वाले भैया का कॉन्सेंट्रेशन। सही है। अगर मेरे को ई सेल निकालना है, सब वैल्यू पता हो तो सर निकाल देंगे। तो E0 ऑफ द सेल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सर नहीं दिया है, तो यार ये तो सबसे आसान काम है। E0 ऑफ द सेल कैसे निकलता है सर, E0 ऑफ द कैथोड माइनस E0 ऑफ द एनोड। होए होए सर, जिंक और कैडमियम में सर कैथोड एनोड में पहचान नहीं पाता हूँ भाई मेरे, इससे आसान क्या हो सकता है। सॉल्ट ब्रिज के पहले जो लिखता है वो ऑक्सीडेशन एनोड, जो बाद में लिखा होता है वो रिडक्शन कैथोड। ये तो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड है। तो मतलब E0 ऑफ द कैडमियम जो दिया है वो माइनस E0 ऑफ द जिंक, रख के E0 निकाल लीजिए, E0 आ गया। 0.059 क्लियर है। एन की वैल्यू देख के लग रहा है Zn से Zn+2 गए, 2 इलेक्ट्रॉन का खेल, कैडमियम +2 से कैडमियम गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन का खेल। तो तुम्हें एन की वैल्यू भी पता है, लॉग ऊपर ऑक्सीडेशन मतलब ये वाला कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिडक्शन मतलब ये वाला, निकल गया ई सेल। ले भैया, इसमें क्या दिक्कत है बाबुआ, सिंपल है, पॉज करने का, वैल्यू रखने का, कैलकुलेटर का यूज करने का, आंसर निकालने का। आंसर दिया भी है देखो, 0.44 वोल्ट।
और सर ई सेल तो चलो निकल गया, दूसरा और भी पूछा है सर, डेल्टा जी नॉट भी पूछा है। तो अरे मेरा राजा बाबू, डेल्टा जी नॉट क्या होता है सर? माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। तो यार ई नॉट ऑफ द सेल तुम्हें पहले से पता है, एन की वैल्यू अभी निकाल ही चुके हो, एन की वैल्यू अभी निकाल ही चुके हो, एफ मतलब फेराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओ बबुआ और का चाहिए, सब तो निपट गया, क्या प्रॉब्लम है? सिंपल है, रख के वैल्यू क्रॉस चेक जरूर करिए। मुझे देखो, मैंने नोटिस किया है ऐसी वाले प्यारे बच्चे जो उनको लगता है कैलकुलेशन का क्या है, कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन भाई साहब मैंने देखा है वो कैलकुलेटर से भी गलत निकलता है आंसर। आपको सुन के हंसी आ रही होगी ना कि अरे सर आपने तो मेरी बात कर दी। कई बार ऐसा हुआ है दोस्त, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं जहां न्यूमेरिकल आ रहा है पॉज करो, यूज करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। एक बार गड़बड़ होगा फिर से क्रॉस चेक करो, फिर भी गड़बड़ हो तब मुझे बताओ, तो मैं एकदम तुम्हारे सामने खुद सॉल्व कर दूंगा भाई, बिना कैलकुलेटर के। तब तुम्हें लगेगा यार कैलकुलेटर के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है ना। प्लीज पॉज करके चेक करिए और आंसर मैच कर लीजिएगा, दोनों आंसर आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है भाई साहब, कह रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डिपॉजिट इतना ग्राम ऑफ क्रोमियम when a current of इतना एम्पियर flows through a solution of chromium 3 सल्फेट। देखो जैसे ही मैंने देखा कि ये कह रहा है क्रोमियम 3 सल्फेट, तो Cr2SO4 का थ्राइस, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ क्रोमियम +3 से क्रोमियम बनेगा और इस पूरे खेल में 3 इलेक्ट्रॉन भाई साहब को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। और हमने सीखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फेराडे चार्ज, तो 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन मतलब दोस्त 3 × 96500 कूलम जब लगेगा तब जाके 1 मोल क्रोमियम डिपॉजिट होगा। मतलब कितना? 1 मोल कोई भी सब्सटेंस होता है तो मेरे लिए अपने मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है, मोलर मास के इक्वल, तो 52 ग्राम होगा। लेकिन हमसे कह रहे हैं कि डिपॉजिट 1 ग्राम क्रोमियम हुआ है, तो यहां लिख दो 1 ग्राम। तो कितना क्यू लगेगा पहले वो निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्यू भी नहीं पूछा है, पूछा है करंट 1.25 एम्पियर का पास कर रहे हैं, हमसे पूछा कितना समय लगेगा। तो यार देखो, मैं यहां पहले क्यू निकाल सकता हूं यार, लेकिन मैंने ये भी तो सीखा है क्यू इक्वल टू आई टी, तो मैं सीधे ना लिख दूं आई इंटू टी, आई की वैल्यू है 1.25 और इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, सिंपल सा, कि इतना कूलम लगता है तब 52 ग्राम डिपॉजिट होता है, तो 1 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए कितना कूलम लगेगा, क्यू। लेकिन Q इक्वल टू आई टी होता तो मैंने आई सीधे लिख दिया, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे टी का, और सर चेक कर लीजिए निकाल के, इतना सेकंड आना चाहिए, खत्म बात, कोई समस्या नहीं, एकदम डायरेक्ट, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, सीधे यूनिटरी मेथड। और ये वाला सवाल अगर आपको लगता है कि सर मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल बन ही नहीं रहे, भाई साहब प्लीज जाइए सेशन देखिए, सेशन देखिए आप, मतलब ऐसे सवाल आपको पढ़ के ही लगेगा कि अबे कोई सवाल में दम ही नहीं है, फटाक से लग जाएगा चुटकी बजाते हुए, तो आप जाके देखिए। तो इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल तो भाई साहब सिखाया है मैंने, न्यूमेरिकल बनाना सीखो, कॉन्सेप्ट पता, कोई भी सवाल आएगा तुम बना लोगे यार, है ना। तो थोड़ा विश्वास रखो खुद पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, है तुम्हारी केमिस्ट्री की दिक्कत, मेरी दिक्कत, आप टेंशन मत लो। अगला कह रहा था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर। याद करो, कहीं भी पढ़े होगे, मेरे से पढ़े होगे, कहीं भी पढ़े होगे, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जहां पे रेट कांस्टेंट और रेट दोनों की यूनिट सिमिलर हो जाती है। तो सर वो जीरो ऑर्डर है। कौन सा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और यही किसकी होती है? रेट की भी होती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड के लिए क्या होता है? मोल -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। थर्ड के लिए क्या होता है? मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो वैसे ही दिमाग में आपके याद होगा, देखो जहां भी आपने पढ़ा होगा, है ना, काइनेटिक्स, तो आपको याद करने के बजाय निकालना दिखाएगा होगा, देखो ये ऐसे निकल सकता है रेट कांस्टेंट की यूनिट, बस वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखी, रटने की जरूरत ही नहीं है, खुद से एक बार निकाले रहेंगे, ऐसा दिमाग में घुसा रहेगा, खुद ही याद रहेगा। ठीक है, ठीक, हाँ। और केमिस्ट्री से प्यार हो जाए तो उसके लिए तो तुम्हें पता ही है कहाँ से पढ़ना पड़ेगा और किससे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा ऐड करने का मन कर देता है यार। ठीक है, चलो आ जाओ। कह रहा गिव वन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मैंने आपको एग्जांपल भी देता हूँ, ट्रिक भी देता हूँ। पहले तो कहता सुक्रोज वाले जो भैया है ना, C12H22O11 H2O बहुत सारा, जब जहां भी एक्सेस लिखा हो समझ लो वो रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होने वाली है। तो बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज C6H12O6। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि
जैसे सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस हो गया, वैसे ईस्टर वाली भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं कि ईस्टर है और ढेर सारा वाटर हमने फेंक के मारा है तो बना लेगा एसिड और साथ में अल्कोहल। जो आपकी इच्छा हो वो ईस्टर लेके रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब किसके एग्जाम्पल है दोस्त? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल है। सिंपल है, इतना इतना घबराने की जरूरत नहीं है ना। मतलब वैसे भी ट्रिक है, जहां एक्सेस में कुछ लिखा हो ना वाटर, समझ लेना वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का इंडिकेशन है तुम्हारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस। भाई देखो कितना सिंपल सा फंडा है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, भाई लोग को एक दूसरे से टकराने के लिए उतना ज़्यादा जगह है, ज़्यादा टकराएंगे ज़्यादा कोलिजन होगा, ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन के चांसेस हैं। सरफेस एरिया कम कर दोगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे, तो इफेक्टिव भी कम हो जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल है तो, है ना। अरे एक बड़ी सी दीवार में बॉल मारने के लिए बोला जाए ज़्यादा लगेगा, रादर देन एक पॉइंट बना दिया जाके बॉल मारो। सिंपल है ना यार। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अरे सब तो दे ही दिया, तब क्या पहचानना है? C6H5CONH2 Br2 aqueous KOH, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। एक कम कार्बन का क्या बन गया? तो C6H5NH2 बन गया सर। फिर हमने डाई एजोटाइजेशन कर दिया, दिख रहा होगा NaNO2 HCl, आइस कोल्ड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो भैया जी बन गए C6H5N2Cl। फिर हमने फेंक के मार दिया Cu2Cl2 विद HCl, सैंडमेयर, भैया जी मारे बन गए क्लोरोबेंजीन। आपको क्या लग रहा है कि सारी रिएक्शन अभी पीछे हो के आए हैं हम और एक साथ फिर से आ गए? मतलब कुछ रिएक्शन जो घुमा फिरा के आनी ही आनी है किसी भी फॉर्मेट में, देख लो तुम्हारे सामने ही है। ये सारी रिएक्शन पीछे हम लोगों ने डिस्कशन किया है, मानते हो ना। अगला देखो, कह रहा आपके पास CN वाले भैया जी हैं, हमने रिड्यूस कर दिया, तो क्या बन गए होंगे? हमने रिड्यूस कर दिया इसको, तो ये बन गए होंगे, देखो डबल बॉन्ड हटाओ, दो दो H फेंक के मार दो, तो ये बन गए होंगे CH3CH2NH2। और अभी मैंने ये सिखाया था कि 1 डिग्री अमाइन और HNO2 फेंक के मार दिया, मतलब अब ये बन गए होंगे 1 डिग्री अल्कोहल, CH3CH2OH, क्योंकि N2Cl बने होंगे, अनस्टेबल होंगे, ब्रेकडाउन होंगे, बन गए होंगे OH। और OH पे SOCl2 फेंक के मार दिया, तो तुम्हें पता ही है अल्कोहल पे SOCl2 फेंक के मारते हैं, तो भैया जी ये तो डार्जन्स मेथड है और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट वाली रिएक्शन है अल्कोहल से हैलाइड बनाने की। तो OH वाले भैया हटेंगे, Cl वाले भैया लग जाएंगे। काहे का दिक्कत है बबुआ, तो आसान निकल गवा हो। अब आ जाते हैं दोस्त सेक्शन डी में। क्या है भाई साहब, सेक्शन डी भी देख लेते हैं। कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन, अच्छा रिएक्शन देना है, कह रहा प्रोपेनोन को ट्रीट करना है CH3MgBr के साथ। अब इससे कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट दिया था, याद करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और कीटोन है सर, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। मैं लिख दूं तुम्हारे लिए, प्रोपेनोन मतलब क्या सर? CH3COCH3, इसी का कॉमन नेम है दोस्त एसीटोन। हमने फेंक के मारा CH3MgBr, एज यूजल ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, C और O के बीच में लड़ाई होगी, ये नेगेटिव, ये वाले भैया पॉजिटिव, है ना। और क्या होगा तो मैंने बोला था एक्सचेंज कर देना बस, तो चलो मैं लिख के दिखाता हूं तुम्हारे लिए। CH3C, O वाले के पास माइनस वाले के पास प्लस चले गए, मतलब MgBr, और C पे प्लस था तो उस पर माइनस वाला भैया चला गया CH3, और बाकी जो दोस्त लगे थे वो लगे हैं। अब ये जो बने, मैंने बोला था ग्रिग्नार्ड है तो हाइड्रोलिसिस करनी ही पड़ेगी भैया जी की। अब यहां से निकल जाएंगे माइनस में MgOH MgBr और H2O का OH, तो एक H बचा, यहां जाके लग जाएगा, तो तुम्हारा बन गया CH3 और यहां O था और H बचा, जाके लग गया, ये देखो 3 डिग्री अल्कोहल। कॉन्सेप्ट दिया ही था। Formaldehyde with Grignard reagent 1 degree alcohol, any other aldehyde with Grignard reagent 2 degree alcohol, और कीटोन with the Grignard reagent 3 degree alcohol। yes, अगला बढ़े फिर। नेक्स्ट कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन। यार जैसे ही मैंने कैनिजारो बोला आपके दिमाग में कई सारी बातें आ गई होंगी। क्या सर? पहले तो 2 मॉलिक्यूल्स HCHO के कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन देने वाले हैं। एक भैया बनाने वाले हैं ऑक्सीडाइज होके सोडियम का सॉल्ट, और दूसरे भैया एक कार्बन का अल्कोहल बनाने वाले हैं रिड्यूस होके CH3OH, नेम्ड कैनिजारो रिएक्शन। देख रहे हो नेम्ड रिएक्शन कितना घुमा फिरा के पूछ रहा है, तुम देखो तो बहुत सारी नेम्ड रिएक्शन आ चुके हैं मेरे लाल घूम फिर के। कोल्बे, राइमोटाइमन, कैनिजारो, हैप्पी बर्थडे वाली रिएक्शन, बाल-साइमन, स्वार्ट्स, फिंकलस्टाइन, डार्जन्स, देख रहे तुम घुमा फिरा के नेम्ड रिएक्शन कैसे पूछा जा रहा है ना। और लास्ट में कह रहा है
तीसरा जो रिएक्शन है, कह रहा है एसिटिक एसिड रिएक्ट विद SOCl2 एंड द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज रिड्यूस विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट। तो जो बोल रहा है सिंपल लिखते चले जाओ, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे होता नहीं कोहरे में बहुत दूर तक नहीं दिखता, लेकिन जैसे से आगे बढ़ो दिखता जाता है। तो जो बोल रहा लिखते हैं चलो, CH3COOH फेंक के मारा दोस्त SOCl2, तुम्हें भी पता है क्या होगा सर, ये बन जाएगा CH3COCl। अब कह रहा जो बना है मेन प्रोडक्ट, उसमें हमने पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट, कौन सी रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले मिला था, पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट से रोजेनमुंड। सर ये एसिड क्लोराइड क्या बना लेगा, CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा, उतना ही कार्बन का। याद आया, रोजेनमुंड भी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी हमारी आपकी, क्लेमेंशियन से भी हुई थी। अरे बाप रे बाप, नेम्ड रिएक्शन भर भर के दिया भाई स्पेसिमेन में, है ना, देख लीजिए आपके सामने ही है। कोई तकलीफ, बोला ना मेरा बाबू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वर्ड प्रॉब्लम। आय हाय सर, यहीं से तो डर जाते हैं सर। तो तुम्हारा भाई है, डरने की क्या जरूरत है। देखो कह रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड है ए, गिव अ बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑन ट्रीटमेंट विद नेचुरल न्यूट्रल FeCl3। सर यहां तक से मुझे कुछ आइडिया नहीं मिला, कोई बात नहीं। कंपाउंड ए रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड टू गिव अ कंपाउंड बी। अब जो बोल रहा है बस उसको लिखना शुरू करिए। कह रहा है एक भैया जी ए है, कह रहा है न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाते हैं, बफ कलर का कोई प्रेसिपिटेट बना देते हैं। जब कंपाउंड ए को हम रिएक्ट करते हैं SOCl2 के साथ, अब ध्यान से सुनना, ए वाले भैया को जब हमने रिएक्शन किसके साथ किया, SOCl2 के साथ, तो उन्होंने एक कंपाउंड बना दिया बी, विच ऑन रिएक्टिंग विद अमोनिया फॉलोड बाय हीटिंग गिव अ कंपाउंड सी। अमोनिया के साथ हीट करके तो अब बन जा रहा है कंपाउंड सी। कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन KOH। अरे वाह, ब्रोमीन, देखो देखो कहीं ना कहीं से तुम्हें एक हिंट मिलेगा, सारा काम बन जाएगा। ब्रोमीन और KOH, मुझे तो यही लाइन से हिंट मिल गया कि सर ये हैप्पी बर्थडे वाली रिएक्शन है सर। तो इसका मतलब ये वाला होने वाला अमाइड, और अमाइड किस पे हीट करना जाए, अमोनिया के साथ, तो अमाइड बन जाएगा, मतलब एसिड। ये क्या है, ये क्या है दोस्त, एसिड। फर्दर ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, डी देख लेते हैं विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये देखो C6H7N, तो डी वाले भैया का फॉर्मूला भी दे दिया, C6H5NH2 एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। हाँ ठीक है, अमाइन है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ABCD। तो देख दोस्त, अगर ये C6H5NH2 है तो भैया जी होंगे C6H5CONH2, है ना, आप समझो ध्यान से। और अगर वो भैया जी C6H5CONH2 हैं तो कह रहा है ना, ध्यान से देखो, बी ऑन रिएक्टिंग विद अमोनिया फॉलोड बाय हीटिंग गिव्स कंपाउंड सी। तो बी वाले भैया क्या हैं, तो बी वाले भैया होंगे C6H5COCl। तभी तो ये Cl हट के NH2 लग के काम आगे बढ़ गया। और ये C6H5COCl तभी हो सकते हैं मेरे लाल, जब ये वाले भैया हों C6H5COOH। देखो एक लाइन ने तुम्हारा सारा काम आसान कर दिया, तुम चुपचाप बैक गियर लगाते हुए इनिशियल तक पहुंच गए। और ये सारी रिएक्शन हमने पढ़ी है, हैप्पी बर्थडे आती है, ए क्लोराइड, देखो हमने पढ़ा नहीं RX वाली रिएक्शन में, RX में X हट के NH3 के साथ NH2 लग जाता था, वही वाली रिएक्शन है ये। और एसिड SOCl2 फेंक के मारो तो एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। ये भी अभी रिसेंटली इस पूरे कन्वर्सेशन में कई बार वर्ड यूज हुआ। हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम। देखो आपको लगता है वर्ड प्रॉब्लम के लिए अलग से कुछ काम करना है, तो उसके लिए तो चलो मैं हूं तुम्हारे लिए, सब सारा काम मैं आसान कर दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं फिलहाल अगर आपके रिएक्शंस पे कमांड है तो वर्ड प्रॉब्लम नॉट अ बिग डील, आसान काम है आपके लिए, ठीक है, ठीक है। चलो कह रहे हैं एक्वस सोल्यूशन कंटेन इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन। दोस्त एज यूजुअल जैसे ही सवाल देखो तुरंत डाटा लिखने पे काम करने लगो। इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन, WB की वैल्यू 0.63 ग्राम। इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, मतलब इन, अच्छा वाटर देखो, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ इतना क्यूब ऑफ वाटर। चलो अच्छा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मान लेते हैं, क्या दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एट 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर दे दिया है 300 केल्विन, और पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दी है 1.29 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो यार सब तो दिया ही है, तुमसे पूछ रहा है मॉलिकुलर मास मतलब MB की वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। और प्रोटीन कुछ ऐसा नाम वाम तो दिया नहीं है कि
डिसोसिएट या एसोसिएट वाला वर्ड आए तो मतलब एकदम क्लियर है, आई वाई इंट्रोड्यूस नहीं करना। तो दोस्त मेरे हिसाब से फॉर्मूला क्वेश्चन लग गया, फाई इक्वल टू सी आर टी, और सी मतलब होता है मोल पर लीटर, और मोल मतलब होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और लीटर मतलब वी, फिर आर, फिर टी। और दोस्त मुझे एम बी निकालना है और मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ अगर मुझे सब दिया हो। पाई की वैल्यू दी है, डब्ल्यू बी दिया है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, आप उसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो लीटर में। सर कैसे? 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप उसको लीटर में चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी। चेंज करके आपके इसलिए सब नोन है, सिर्फ एक ही चीज़ अननोन है, क्या? एमबी। मारने का भैया जी वीडियो पॉज, खटाखट कैलकुलेट करिए, देखिए आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है, और जैसे ही आपका आंसर आ जाए सो प्लीज़ अनपॉज करिए, मतलब प्ले करिए, और फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि भैया जी इसका आंसर आना चाहिए इतना ग्राम पर मोल। सॉल्व कर ले यार, कितना मुश्किल काम है ना? आसान है, सॉल्व कर लो फटाक से। अब कैलकुलेटर लेके बैठो, इतना तो करो, ठीक है? डन। नेक्स्ट देखो, इसका दूसरा वर्जन क्या कह रहा है, व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल मस्ट बी एडेड। अरे भैया जी डब्ल्यू बिग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इन इतना किलोग्राम ऑफ वाटर, मतलब डब्ल्यू ए की वैल्यू दे दिया है 5.50 किलोग्राम है, ध्यान रखिएगा। टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे दिया है -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर जी। केएफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मुबारक हो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल भी क्वेश्चन में गिवन है, मुबारक हो। 62 ये दिया था, और केएफ कितना दिया था? 1.86। क्वेश्चन में डब्ल्यू भी क्वेश्चन मार्क है। नहीं लग रहा तुम्हें कि सर इसमें बचा ही क्या, सब तो दे ही दिया। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, मतलब डब्ल्यू बी इंटू 1000 नहीं लिखेंगे क्योंकि किलोग्राम में ही दिया है, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। तो भाई साहब टी एफ दिया हुआ है, के एफ दिया हुआ है, डब्ल्यू बी आपसे पूछ रहा है, एम बी दिया हुआ है, डब्ल्यू ए दिया हुआ है, अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या? सब तो दिया ही हुआ है। वैल्यू रखो, सॉल्व करो, चलो कम ऑन, वैल्यू रखो, फटाक सॉल्व करो। आपने नोटिस किया कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस वैल्यू रखनी, धड़ाधड़ सॉल्व करना है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्व करके आंसर चेक करो फटाक से, है ना? पॉज करके पहले सॉल्व कर लेना, फिर आंसर चेक कर लेना। आंसर आना चाहिए दोस्त 44 वोल्ट। अब भैया व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, अब मुझे लग रहा है ये वोल्ट नहीं होगा, इतना इतना किलोग्राम आना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना, ये गलती से आ गया होगा वोल्ट। कितना? 1.833 किलोग्राम। तो एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है? बोलो हाँ, हाँ ठीक, निपटा लीजिएगा प्लीज। और क्वेश्चन जब भी सॉल्व करिए पहले गिवन डाटा, फिर फॉर्मूला, फिर वैल्यू पुट करिए, फिर आंसर तक आइए। स्टेप वाइज मार्किंग होती है दोस्त, बहुत सारा मार्क्स मिलता है इन सब बातों पे। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे बैठेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट कह रहा आउटर हार्ड सेल्स ऑफ 2 eggs आर रिमूव्ड। भाई साहब जालिम दुनिया, देख रहे हो क्या क्या कर रही है, निकाल ली भाई। वन ऑफ द एग इज प्लेस्ड इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब हाइपरटॉनिक में डाल दिया, मतलब एक्सो ऑस्मोसिस होगी, मतलब अपना एग पिचक जाएगा, ठीक है? एंड द अदर एग इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, अब हमने डाल दिया हाइपो में, तो इंडो ऑस्मोसिस होगी, आपका एग स्वेल हो जाएगा। अच्छा पूछा भी वही है, व्हाट चेंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड एंड व्हाई, तो मैंने बता दिया। जब आपने सॉल्ट सोल्यूशन में रखा होगा हाइपरटॉनिक सोल्यूशन, एक्सो ऑस्मोसिस, एग श्रिंक हो जाएगा, और जब प्योर वाटर में रख दिया मतलब हाइपोटॉनिक में, इंडो ऑस्मोसिस भाई स्वेल, ठीक है? नेक्स्ट आइए, कह रहा व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, आई पूछ रहा है, फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ K2SO4, और कह रहा मान लो पूरा टूट जाए। तो भाई साहब इतना 2 कौड़ी का सवाल पूछने के लिए ISC बोर्ड का धन्यवाद, क्योंकि भैया जी टूटेंगे 2K प्लस और SO4-2, और हमें पता है आई निकालने किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर ऑपरेशन, कितने? 3, 2K के और 1 इसके, और अपॉन इनिशियली टेकन 1, तो 3/1 इक्वल टू O3, ठीक है? खुश हो गया ना सर? भाई कब से नॉन स्टॉप बोल रहा हूं यार, सेल्फ एंटरटेनमेंट कर रहा हूं, क्या करूं? तुम तो कुछ अच्छा लिखोगे नहीं कि सर खुश हो जाएं, तो मैं सेल्फ एंटरटेनमेंट कर ले रहा हूं, ठीक है? अगला देखो, कह रहा आंसर द फॉलोइंग, कह रहा व्हेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, भैया जी को मिक्स कर दिया गया AgNO3 के साथ, ठीक है? 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, इसका मतलब
इसमें से 3 Cl आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लो ये तो क्लियर ही हो गया सर, CONH3 का 6 और तीनों के तीनों क्लोरीन बाहर प्रेजेंट है सर, तभी आपको 3 AgCl के प्रेसिपिटेट मिले हैं, वरना नहीं मिलते। तो ठीक है, हो गया आपका काम खत्म, सीधे यही फॉर्मूला है। मतलब वर्नर थ्योरी में कोई एग्जांपल दिया जाता है समझाने के लिए तो यही वाला दिया ही जाता है। इसी में अलग अलग वर्जन, NH3 5 Cl एक अंदर कर लेते हैं, फिर 3 NH3 तीनों Cl अंदर कर लेते हैं। मतलब ये सबसे कॉमन एग्जांपल था दोस्त, और वहीं से तुम्हारा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन FeH2O का 6 + 3 एंड FeCN6 - 3। देखो, बेस्ड ऑन द क्रिस्टल फील्ड, आपको देख के नहीं लग रहा कि Ml6 है, एक मेटल 6 लिगेंड, एक मेटल 6 लिगेंड। और Ml6 में दोस्त हमने सीखा है कि जो आपका d ऑर्बिटल होता है 5 के 5, वो टूटते हैं किसमें, नीचे T2G और ऊपर Eg। T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपको अच्छे से पता है, Eg में 2 होते हैं, है ना। और पहले केस में ध्यान से देखो, आयरन तो हर बार क्या है, आयरन एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2। यहाँ पे भी आयरन +3 स्टेट में है, वहाँ पे भी आयरन +3 में है। मतलब अगर मैं आयरन को उठा लूँ 2 +3 स्टेट में, तो 2 यहाँ से गायब, 1 यहाँ से गायब, मतलब 3d5। अब मुझे 5 इलेक्ट्रॉन भरना है एक बार। वीक वाले के केस में देखो H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ ऐसे भरा जाएगा, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 1 2 3 हो गया। अब पेयरिंग होनी नहीं तो फिर Eg में भी 2 भरे जाएंगे, Eg में 2। किसके केस में, इस वाले भैया में, FeH2O6 वाले में। लेकिन FeCN6 के केस में Cn तो 2 से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनों की हो जाएगी पेयरिंग, तो सारे इलेक्ट्रॉन T2G में ही हो जाएंगे 3, फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसके लिए लिखूं तो मैं लिखूंगा T2G में 5 के 5 और Eg में 0। अगर आपने थोड़ा भी CFT पढ़ा है दोस्तों, आपको खट से स्ट्राइक किया होगा कि अरे यार मस्त, सही बताया सर ने। यहाँ वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग होगी नहीं, तो T2G में 1 1 भरा, फिर अब ऊपर चले गए भाई साहब, है ना। यहाँ पे क्या चक्कर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग हो जाएगी, तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन T2G में ही रह गए, ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं। अरे वाह, गुड। कह रहा है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन टेट्राहाइड्रल। अब देखो ऑक्टाहाइड्रल वाला सिखाया मैंने अभी, टेट्राहाइड्रल इसका उल्टा कर दो। टेट्राहाइड्रल में क्या होता है, Ml4 कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये जो d ऑर्बिटल है d के 5, वो ब्रेक डाउन होते हैं किसमें, नीचे आ जाता है Eg, ऊपर आ जाता है T2G, फिर से वही dxy yz xz, नीचे dx² - y² और z², इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, है ना। एकदम सब सारा कहानी सही से बना लेना, बात खत्म, ठीक है। मतलब आपको पता है, ये तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि आपको याद आ जाए कि हाँ पढ़ा तो है, तो ठीक है, बढ़िया है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा लिंकेज आइसोमर इसका बनाइए, तो सर लिंकेज बोलते ही आपको याद आ गया, पक्का एम्बी रेंटेड लिगेंड होगा इसमें, और हमें दिख भी गया, यस। तो अगर मुझे इसका लिंकेज आइसोमर बनाना हो तो मैं लिखूंगा CO Cl En का ट्वाइस, और NO2 वाले भैया को लिख दूंगा ONO, बाहर Cl2, बस। क्योंकि आइसोमरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और लिंकेज है मतलब एम्बी रेंटेड लिगेंड्स है, मोड ऑफ लिंकिंग डिफरेंट। यहाँ N से जुड़ा था, यहाँ ONO मतलब O से जुड़ गया। कह रहा इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाइए, ये और उससे भी आसान सवाल, बस आयोनाइजेशन जो आइसोमर है काउंटर आयन, उसको एक्सचेंज कर लीजिए। किसके साथ, अब NH3 के साथ तो करोगे नहीं क्योंकि नेगेटिव चार्ज बाहर रखना है, तो Br के साथ कर लिया। तो इसका जो बना फॉर्मूला वो ऐसे है, CO SO4 को ले जाते हैं अंदर, NH3 का 5, एक काम करना है NH3 को पहले लिखना है, SO4 के बाद में, अल्फाबेटिकली लिखते हैं ना, तो मैंने लिख दिया Br की जगह पे, आप प्लीज़ SO4 यहाँ रखना, NH3 इधर रखना, और बाहर चला गया दोस्त Br, ठीक है। तो ये हो गया इनका आयोनाइजेशन आइसोमर। ये तो बहुत आसान था, बस आयोनाइजेशन जो काउंटर आयन है वही एक्सचेंज करना होता है, ही तो अच्छा था सर। और वाला सवाल भी देख लेते हैं भाई साहब। कह रहे हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फलाने आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं सर। ये X प्लस इथाइलिन डाई में न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, ये -2, फिर प्लस ये -1 इक्वल टू 0, तो मतलब ये -3 उधर जाके क्या हो गया +3। सर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, सर हाइब्रिडाइजेशन की बात मैं अगर करूँ तो आयरन वाले भैया हैं कौन सी स्टेट में है, +3, तो ये कितने बचे हो 3d6 4s2, मतलब 5 बचे, 3d5। चूंकि लिगेंड मेरा क्या है, इथाइलिन डायमीन विच इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो D5 के 5 इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग के केस में पेयरिंग हो जाएगी, तो मतलब इनर वाला D खाली हो गया। और मुझे देख के साफ साफ पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, मतलब ये Ml6 कॉम्प्लेक्स है,
और 6 में 2 ही ऑप्शन थे, या तो D2sp3 या तो sp3d2। चूंकि मुझे दिखा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इनर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं, तो मतलब पहले का डी खाली है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, मैं सीधे खट से लिख दिया कि भैया हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। आपने VBT सीखा है, एक बार प्लीज़ बना लीजिएगा प्यारे बच्चे अच्छे से। कॉन्फ़िगरेशन, फिर इनर है, पेयरिंग हो जाएगी, तो 2D हो जो है, फिर S, फिर P, 3P, है ना। नहीं आता, अरे मेरा राजा बाबू, तो फिर उमेश सर के जाइए EJU5 चैनल पे, ढूंढिए जल्दी से VBT, मस्त, फिर दुनिया का कोई VBT का स्ट्रक्चर हो सब आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कह रहा मैग्नेटिक बिहेवियर, सर 5 इलेक्ट्रॉन को मैं कितना भी पेयर कर लूं, 2 और 2 का सेट बनेगा, एक तो तब भी रह जाएगा ना, रह जाएगा ना, बोलो हाँ, यस सर, तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक। और ज्योमेट्री ML6 है, मतलब ऑक्टाहाइड्रल। ज्योमेट्री कैसी होगी दोस्त, ऑक्टाहाइड्रल। ठीक, ठीक है, आसान था, हाँ सर ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड। नेक्स्ट कह रहा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, सिस एंड ट्रांस, तो इथाइलिन डाइमीन 2 बार है, अच्छा चलो भाई साहब, और 6, ठीक है, मतलब ML6 है, मतलब ऑक्टाहाइड्रल है, ओके भैया जी। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये देखो Cl और Cl को ऐसे रख दिया, तो इथाइलिन डाइमीन एक बार बाइडेंटेड ना, 2 तरफ से जुड़ेगा, Cl अपोजिट साइड में है, मतलब ट्रांस, और अब एकदम 180 पे ना रख के सिस पे कर दें, ये ट्रांस है दोस्त, ध्यान रखना। अब मुझे सिस बनाना है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा कहानी में करूंगा ट्विस्ट, देखो कैसे। अब मैं क्या करूंगा, एक Cl यहाँ ले लूंगा, एक Cl यहाँ ले लूंगा, तब सर कैसे बनेगा, तो भाई फिर En एक बार ये यहाँ बन जाएगा, और एक बार En ऐसे लग जाएगा, हो गया भाई। Cl 180 पे है तो ट्रांस है, Cl 180 पे नहीं है, 90 पे है तो सिस हो गया सिस ट्रांस। GI पूछा ही था तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना। बच्चों को आइसोमेरिज्म में बहुत डर लगता है, और मैंने आइसोमेरिज्म बहुत शानदार ट्रिक के साथ बताई है ना। अगर आपको थोड़ा भी तकलीफ होगी तो प्लीज़ वॉच जरूर करिएगा। नेक्स्ट कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द D4 आयन, D4 ओके, ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल में। और इंपॉर्टेंट लाइन यहां लिखी है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, और पेयरिंग एनर्जी अगर कम है दोस्त तो पेयरिंग आसानी से हो जाएगा, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे T2G में ही, तो T2G4 और Eg0। पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब ज्यादा एनर्जी नहीं है, तो पेयरिंग हो जाएगी ना इसका मतलब, तो सारे इलेक्ट्रॉन T2G में ही रह गए। T2G में 6 हो सकते हैं भाई साहब, 1 2 3 फिर 4 5 6, तो 4 थे तो चारों यहीं रह गए, Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है। हाँ, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती तो पेयरिंग नहीं होता, तब T2G में लिखते 3 और 1 चला जाता Eg में, लेकिन ऐसा नहीं है, कंडीशन दिया हुआ है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। हाँ भाई साहब, अब मैं लेता हूँ चैन की सांस, और आप भी लीजिए चैन की सांस, कि सर आपने जितनी बातें पढ़ाते वो सब पे पेपर में आया हुआ है, मतलब कोई मुश्किल नहीं है, पेपर आसान है, आपने सही बोला था, बस थोड़ा सा खुद फोकस होकर पढ़ना है और खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, और बाकी आप तो हैं ही, पहले ही से पेपर प्रेडिक्ट कर देंगे, हमारी केमिस्ट्री आसान बना ही देंगे, तो एकदम सही सोचा दोस्त, इसी गुड विशेस के साथ कि आपका पेपर तो चलो बात की बात है, अच्छा होगा ही होगा, है ना। और कोई तकलीफ हो प्लीज़ हमें याद करिएगा, कमेंट बॉक्स भी खुला है, कुछ और बताना चाहें, कुछ कहना चाहें, कुछ तारीफ करना चाहें, दोस्तों में शेयर करने का मन हो, प्लीज़ आप ये सब करते रहिएगा। और हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, ओपन टू ऑल है ना, कोई पेड बैचेस नहीं, सबके लिए फ्री है, तो आप प्लीज़ अगर किसी चैप्टर में दिक्कत हो, पास वीडियोस देख लीजिए, कोई लाइव क्लासेस चल रही हो वहाँ आके ज्वाइन करिए, और हमें बताइए कि नहीं सर हमें अच्छा लग रहा है पढ़ के, मज़ा आ रहा है। तो अभी के लिए जय श्री राधे, खुदा हाफिज़, हर हर महादेव, टेक केयर, भागिए सपनों के पीछे, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी फिर सपनों के पीछे भागने का मन कम करेगा, फिर तुम्हें लगेगा आराम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अभी भाग ले मेरे लाल, पूरे कर ले सपने, क्योंकि तेरे सपने सिर्फ तेरे नहीं हैं, बहुत सारे लोग उससे कनेक्टेड हैं। टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहो।